ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظीम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको PSC 3 की इस मीटिंग में खुशामदीद। सबसे पहले इंट्रोडक्शंस करा लें। मेरा नाम अहमद इकबाल है, MPA PP 54, चेयरपर्सन PSC 3। मलिक तनवीर असलम अवान, MPA PP 21 चकवाल। राजा सगीर अहमद PP 7 कोटा कलूसगंज। खालिद वारुण MPA PP 251 बावलपुर। जी राना मोहम्मद अरशद MPA PP 133। राजा शौकत अजीज भट्टी MPA PP 9 गुजर खान। मोहम्मद अख्तर एडिशन फाइनेंस सेक्रेटरी। मसूद अहमद DG ऑडिट लोकल गवर्नमेंट्स नॉर्थ पंजाब। सर इमरान हुसैन ऑडिट ऑफिसर। सर अदनान शहजाद खान एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन। बारिकुल्लाह खान स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ। जी सरफराज अहमद डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट। सर जबरान दुरानी डिप्टी डायरेक्टर पिंडी। सना मुनी डायरेक्टर हेडक्वार्टर ऑडिट। ओन रजा सर डायरेक्टर ऑडिट सरगोदा। मियां शफीक सर डायरेक्टर ऑडिट लाहौर रीजन। इंट्रोडक्शन करा दें भाई का। राना मनान खान, मेंबर आपकी कमेटी के। आज का एजेंडा अदनान साहब प्लीज़ कमेटी को बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। जुलाई में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ की 3 साल की रिपोर्ट्स में जो पैराज ग्रुप हो सकते थे वो कंसीडर कर लिए थे। अब जो रिमेनिंग पैराज हैं उसमें से 2021 की रिपोर्ट आज एजेंडे पर है। आज की जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ के CEOs आए हुए हैं, काइंडली वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दें। सर डॉक्टर एहसान गनी CEO हेल्थ रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम सर डॉक्टर सईद अख्तर CEO हेल्थ चकवाल। अस्सलाम वालेकुम सर डॉक्टर फवाद अहमद CEO हेल्थ उकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर डॉक्टर आसिफ अरबाब खान CEO हेल्थ लाहौर। डॉक्टर इरशादुल्लाह सर CEO हेल्थ गुजरांवाला। अस्सलाम सर डॉक्टर फरजाद CEO हेल्थ हाफिजाबाद। अस्सलाम सर डॉक्टर मियां मज़हर याद CEO हेल्थ जेलम सर। अस्सलाम वालेकुम सर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा CEO हेल्थ कसूर। अस्सलाम वालेकुम सर डॉक्टर सिद्दीक बलोच CEO हेल्थ शेखुपुरा। अस्सलाम वालेकुम सर डॉक्टर सैयद तौल मुनिम CEO हेल्थ गुजरात। अस्सलाम वालेकुम सर डॉक्टर राशिद महमूद DHO PS ननकाना साहब। सर डॉक्टर सारा सफदर CEO हेल्थ सरगोदा। डॉक्टर रफीक CEO हेल्थ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर दरान CEO हेल्थ नारोवाल। थैंक यू। पहले आपसे पहले कौन था जी? सर डॉक्टर रफीक CEO हेल्थ मियाँवाली। मियाँवाली। डॉक्टर दरान CEO हेल्थ नारोवाल। अस्सलाम वालेकुम सर डॉक्टर मोहम्मद असलम चौधरी CEO हेल्थ सियालकोट। सर डॉक्टर आसिफ महमूद अहमद काजी MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑन बिहाफ ऑफ CEO खुशाब से। नहीं है आपके CEO? सर शी इज़ ऑपरेटेड फॉर ओवेरियन सिस्ट। ऑपरेशन हुआ है उनका सर ओवेरियन सिस्ट के लिए, तो उन्होंने मुझे। अच्छा, और ननकाना के भी CEO नहीं है? जी सर है ही नहीं आज। नहीं सर एक्टिंग चार्ज आपके पास? सर आज ना VVIP मूवमेंट थी, काल थी, तो इस वजह से नहीं आ सके। अच्छा, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जी? कौन सी VVIP मूवमेंट है ननकाना? सर डॉक्टर ज़ियाज़िम।
बताएं कौन सी वीवीआईपी मूवमेंट है? सर सीएम साहबा का विजिट एक्सपेक्टेड था। सीएम साहबा का विजिट है आज? सर वो डीसी साहब ने उनको कहा था कि इधर ही रहना है। नहीं, हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस चीफ विप है ननकाना से, वो तो यहाँ पे मौजूद हैं, उनको तो ऐसी कोई इत्तला नहीं है। ऐसा तो नहीं होता कि चीफ मिनिस्टर कहीं जा रही हैं और पार्लियामेंटेरियंस को वहाँ पे ना पता हो इस चीज़ का। हाँ जी सर डीसी साहब ने एंगेज किया हुआ था उनको कि आज इधर ही आपने रहना है, इस वजह से उन्होंने मुझे। अब आपका बयान चेंज हो गया है। पहले आपने कहा सीएम आ रही, वीवीआईपी मूवमेंट है, फिर आपने कहा सीएम आ रही है, अब आपने कहा डीसी साहब ने एंगेज किया हुआ है। सर वो इसी सिलसिले में किया था उन्होंने वीवीआई मूवमेंट के लिए। एक बयान देना आप भाई, और ये जहन में रखें ऑन ओथ आप बयान दे रहे हैं। जी जी सर। जी आप एक स्टेटमेंट दें, कोई चीज़ फिर हम होती इसे है परसू करें आगे। और सर डॉक्टर ज़ियाज़म DH बकर। चलें जी। नहीं, आप ननकाना साहब इज़ एक्सक्यूज्ड, आप जा सकते हैं। आप तो आपके सी होंगे, फिर देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। आप मसूद साहब आइए जी, बताएं। थैंक यू सर। ननकाना का कोई मेजर ऑडिट? वो कह रहे हैं उनकी सर्जरी हुई भी है। जी मसूद साहब बताएं, क्या आज हम देख रहे हैं ये वो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है जो 3 साल की थी? जी सर, ये उसमें कुछ लेफ़्ट ओवर पैरास थे सर। तो सर ये हमने एक छोटा सा आपके पास 2-3 पेजेस की एक इंफॉर्मेशन के लिए कंसाइज किया है कि जो लेफ़्ट ओवर पैरास हैं उसमें SDAC ने क्या कहा है। और इसमें सर आपने जैसे हमें गाइड किया है, हमने इसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर्स में और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में सारी पैरास को सर लिस्ट बनाई है सर उनकी, ताकि अगर आप हायर वैल्यू को पहले देखना चाहें तो आप देख सकते हैं सर। सर हमारे पास जो 2021 की रिपोर्ट थी उसमें से 41 पैराज ऐसे थे जो कि सीरियस नेचर के थे, कॉमन नेचर के थे, तो वो सर क्लब हो गए थे, जो कि इश्यूज़ रिकरेंस थे और बार बार आ भी रहे थे। उसके अलावा सर उसमें 76 पैराज ऐसे थे जो कि लेफ़्ट ओवर थे, जो कि इस दफ़ा डिस्कस होने थे, वो ज़रा इंडिविजुअल नौइयत के थे। SDAC सर इसके ऊपर 2 दफ़ा हो चुकी है। जब पहली दफ़ा कंसोल आपने तो ये जी प्लीज़। मैं सर सर इसमें 76 पैरास 2021 की रिपोर्ट ऐसी थी जो इंडिविजुअल नौइयत के थे, क्लब नहीं हुए थे। उनके ऊपर सर उस वक्त भी SDAC हुई थी, तो चूँकि उसको थोड़ा सा टाइम हो चुका था, तो इस दफ़ा जब दोबारा ये वाली रिपोर्ट्स डिस्कशन के लिए आई हैं तो हमने एक नई SDAC की, ताकि जो पहली SDAC के अंदर डिसीजंस हुए थे उनको हम देख सकें कि उसमें क्या जो है वो एक्शन हुआ है और उसके ऊपर क्या अपडेट्स हैं, और अगर कहीं रिकवरी आनी है तो सर हम उसे भी अपडेट करना चाह रहे थे। तो ये सर हम बिल्कुल अभी रिसेंट SDAC करने के बाद डिसीजन जो हैं वो सर आपके पास लेके आए हैं। सर अगर ये आप पहले वाला टेबल देखें तो ऐसा है 25 पैराज ऐसे हैं जिसमें SDACs ने इंक्वायरी के लिए कहा है। इसमें सर SDAC ने पहले भी इंक्वायरी के लिए कहा था, इंक्वायरीज़ हो रही हैं, कुछ इनिशिएट हो चुकी हैं, ये अभी फ़ाइनल नहीं हुई। तो SDAC का डिसीजन इसके ऊपर यही है कि इनके ऊपर जल्द अज जल्द जो है वो इंक्वायरीज़ को फ़ाइनल करके सबमिट किया जाए PAC के लिए। फिर सर 15 पैराज ऐसे हैं जिसमें SDAC ने डिस्कशंस के बाद कहा है कि इसमें आप फाइनेंस से रेगुलराइज़ कराएं।
और इसी तरह सर कोई 5 पैरास हैं जिसमें STAC ने रिकवरी का कहा हुआ है। 3 पैराज ऐसे हैं सर जो हमने इस STAC में रिकमेंड किए हैं आपके लिए कि आप अगर इन्हें समझते हैं तो सेटल कर दिया जाए। ये सर 48 पैराज बनते हैं जिसकी नोयत जो है सर हमने इस टेबल में बताई है। इसके अलावा सर 28 पैराज हैं। ये सर ऐसे हैं जिसमें STAC के डिसीजन जो हैं वो इंडिविजुअल हैं, डिफरेंट हैं और उस वजह से वो हमने अलहदा से डिस्कशन के लिए यहाँ पे उसकी भी लिस्टिंग की है। तो ये बनाने का सर मकसद ये था कि अगर आप इंक्वायरीज़ वाले पैराज पहले देखना चाहते हैं थोड़ा बात कर दीजिएगा। ये जो आपने 25 पैरा के ऊपर लिखा है, हाउएवर द इंक्वायरीज हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का कोई सुस्ती है या टाइम अभी कम गुजरा है? कितना टाइम फ्रेम गुजर गया? सर इसमें 2 तरह के सर इश्यूज थे। एक तो पहले जो STAC हुई थी सर उसमें या उससे पहले जो DACs हुई थी उसमें कहा गया था कि वो CO लेवल के ऊपर ज़्यादातर इंक्वायरीज थी। फिर जो हम लोगों ने STACs की थी उसमें चूंकि डिपार्टमेंट कह रहा था उस वक्त के हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो हमने कहा था कि इसमें कम से कम ग्रेड 18 का एक रेप जो है वो DC ऑफिस का आप डालें और इसको करें। और वो भी हमने ऐसी इंक्वायरीज़ का कहा था जिसमें CO से लोअर जो फॉर्मेशंस हैं उनके मतल्लका इश्यूज़ थे, इरेगुलरिटीज़ थी। लेकिन सर लास्ट टाइम चूँकि आपने एक बड़ी क्लियर डायरेक्शन दे दी थी कि अब तमाम इंक्वायरीज़ जो हैं उसके लिए एक सेल होगा, डिपार्टमेंटल लेवल पे होंगी, तो सर वो जो CO लेवल पे हो रही थी वो भी इस STAC में हमने आपकी डायरेक्शन की जो रोशनी में कहा है कि वो भी सारी अब डिपार्टमेंट ही करेगा। तो ये सर इसमें दोनों वजूहात हैं, कुछ जो हमने शिफ्ट की हैं और उससे पहले की इंक्वायरीज़ तो कई साल से कहा गया था वो स्टार्ट नहीं हुई थी, वो इस PAC के स्टार्ट होने के बाद ही वो उसके ऊपर प्रोग्रेस होना शुरू हुई थी। जी सेक्रेटरी साहब, ये फिर अमल शुरू हो गया है जो PAC ने डायरेक्शन दी थी कि स्पेशल सेल बनाया जाए? जी सर, सर हमने 2 एडिशनल सेक्रेटरीज को नॉमिनेट किया हुआ है एंड वी आर गोइंग टू रेफर 3rd एज वेल, जिनको मतलब हम 36 डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब के हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये हमने कल की तारीख में सर जो है ये इंक्वायरीज जो है हमारे सर कल की तारीख में हमने जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल हैं और एडिशनल सेक्रेटरी परचेज एंड प्रोक्योरमेंट एडमिन, उनको हमने जो है रिक्वायरमेंट दे दी है अपनी, उनको लेटर लिख दिया कि आप ये इंक्वायरीज करें, क्योंकि हमने ये जो SDAC है सर लास्ट ये 13, 14, 15 को की है अक्टूबर को ही, तो वी हैव फॉरवर्डेड इट टू द कंसर्न ऑफिसर्स और तमाम हमारे SDAC के डिसीजन सर यहाँ प्लेस होने होते हैं, तो इस वजह से उससे पहले ही हमने इसको जो है ना रेफ़र कर दिया और एक्शन विल बी टेकन सर विद इन ड्यू टाइम। बट बारकुल्ला खान साहब, ये तो पेंडिंग एजेंडा है जुलाई का सर, ये तो जुलाई का लेफ्ट ओवर एजेंडा है, तो आप फिर अक्टूबर में इसको? सर इसमें ये था कि वो डिसीजन आपकी तरफ से पेंडिंग होता है, जब प्रिंट हो जाता है पैरा तो हम उसको आपके डिसीजन का वेट करते हैं सर। फिर आप लोगों ने इससे जुलाई वाली मीटिंग की तैयारी नहीं की थी इन पैरास पे? सर उसमें CO लेवल्स पे इंक्वायरी हमने कंप्लीट की हुई थी उस टाइम पे, जो विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द DC हमने उस टाइम की हुई थी सर। बट वो तो हम बहुत पहले कह चुके हैं कि नहीं होंगी CO लेवल इंक्वायरीज। नहीं सर, अब तो हम डिपार्टमेंट लेवल पे कर रहे हैं सर। सो व्हेन क्या इसका इन 25 1 मंथ हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। विद इन 1 मंथ कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे सर। कोई इस पे इंक्वायरी कंप्लीट हुई है जी अभी तक? नहीं सर, अभी कल वो तो DC रेफ्स के जरिए वो तो हो गया ना, अब डिपार्टमेंट लेवल पे होगी सर। जी सर, कुछ बड़े पैराज हैं इस पे, ये नॉन रिलीज फंड्स ऑफ डेवलपमेंट स्कीम, इरेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ कंटिंजेंट पेड स्टाफ, ये काफ़ी साइजेबल पैराज हैं। तो आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ कंटिजेंट पेड स्टाफ है, इसके ऊपर इंक्वायरी एक डिपार्टमेंटल में पीडा की भी कर चुके हैं पहले, सिमिलर चार्जेस के ऊपर, और उसमें लोगों को सज़ा भी हुई है सर, लेकिन सज़ा जो है वो जो है इट इज़ लाइक सेंश्योर, और वो 2022 में हुई है, 23 में हुई है सर, इस सिमिलर चार्जेस पे। अब ये कल जो मंडी बहाउद्दीन वाला केस था, ये एक टेस्ट केस है आपके डिपार्टमेंट के लिए। जो आप इसमें एक्शन लेंगे वो एक प्रेसिडेंट सेट करेगा सर सारी डिस्ट्रिक्ट्स में कि इस तरह की जो माजरत के साथ लफ्ज़ इतना कोई पार्लिमानी नहीं है, लेकिन जो इतनी बेदर्दी के साथ जो
चोरी की गई है वहाँ पे कि सर्जिकल इक्विपमेंट से लेके दवाइयों से लेके बेसिक चीज़ें जो हैं उनमें 2-2, 3-3 गुना मार्केट प्राइस से महंगी ली गई हैं। बड़ी ज़्यादती है, इससे बड़ी ज़्यादती कोई हो नहीं सकती। सो दिस विल, जो आप इस पे एक्शन लेंगे वो एक बड़ा टेस्ट केस होगा और उससे भी आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। इस पे हम आपको दे दें जी इनको 30 डेज़, अगर कमेटी अग्री करती है। चलें, आपको ये 25 पैरास पे हम 30 डेज़ दे रहे हैं, बट काइंडली 30 डेज़ में हमें इंटीमेट कर दीजिएगा ताकि हम अपनी रिपोर्ट फाइनल कर लें और फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे हम प्रेजेंट करें ये रिपोर्ट ख़त्म करके। जी, कैटेगरी नंबर 2 पे आ जाएं जी। Paras in which STAC directed for regularization from finance department after due process, इनका क्या स्टेटस है जी? सर, ये आपकी तरफ से डायरेक्शंस अगर हैं तो इसमें जो है ड्यू प्रोसेस हमने इसमें भी अडॉप्ट करना है। इंक्वायरी होगी और उसके बाद हम इसको जो है रेगुलराइज कराएंगे सर फाइनेंस से। जी ठीक है, रेगुलराइजेशन के लिए रेकमेंड कर रहे हैं ये दोनों ऑडिट और डिपार्टमेंट। ऑडिट भी इसमें ऑन बोर्ड है जी? जी सर। वैसे इसमें एग्जैक्ट फ़र्क क्या है? ये पहले केस में भी एक तरह से रेगुलराइजेशन ही हो रही है इंक्वायरी के बाद, यहाँ ये टर्मिनोलॉजी रेगुलराइजेशन का मतलब है कि इंक्वायरी, ये अलग अलग क्लासीफाई क्यों होता है? सर ऐसा है कि किसी जगह पे हम लोग देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदे पे फिक्स होनी चाहिए। किसी ह्यूमन जो है वहाँ पे जो काम कर रहे थे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी या दूसरे जो लोग उसके अंदर मुंसलिक थे, हम चाहते हैं कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करें। किस केस में? सर ये जो पहले वाली इंक्वायरीज हैं सर, इसमें जब इस तरह का कोई एलिमेंट हम लोग देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें पहले इंक्वायरी करें, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली भी लैप्स हुआ है, ओवरलुक हुई हैं चीज़ें, प्रॉपर उनको वॉच नहीं किया गया, रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं किया गया, रिकॉर्ड में लैप्सेस थे, इस तरह की सूरत हाल है सर। कुछ जगहों पे ऐसा है जहाँ पे फाइनेंशियल जो है, रेगुलराइजेशन में भी फाइनेंस ने कहा है कि ये पूरा प्रोसेस यही होना है, वहाँ भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सकती है। सर ये फाइनेंस जब हम केस भेजते हैं तो फाइनेंस देखता है वहाँ पे कि क्या इसमें उसने इंक्वायरी करनी है। बाज़ जगहों पे फाइनेंस ने, सर ऐसा भी हुआ है कि केसेस भेजे गए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उन्होंने कहा है कि ये इरेगुलरिटी वो इसको समझते हैं कि वो नहीं थी। जैसे सर लाइबिलिटीज़ का एक केस था टाइट ग्रांट्स का, उसमें हमने रेगुलराइजेशन के लिए कहा तो फाइनेंस ने उस पर अपना डिसीजन दिया कि ये एज सच रेगुलराइजेशन यहाँ पे चाहिए नहीं। तो ये सर हम कहते हैं कि फाइनेंस इसके ऊपर अपनी जो है एक प्रोफिशेंट, एक प्रोफेशनल ओपिनियन दे और इन चीज़ों को देखें। मकसद ये है कि जो पहला 25 पैराज हैं ये इंक्वायरी के बाद फिर रेगुलराइजेशन की तरफ ही जाएंगे, फिर इसका पार्ट 2 शुरू होगा। वो पहले आपके पास आएंगे सर दोबारा और फिर उसके बाद हम इसको रेगुलराइजेशन की तरफ जाएंगे सर। ये पार्ट 2 वाले में सर हम रेगुलराइज डायरेक्ट भेज देंगे सर। और ये फिर पार्ट 2 बन जाएगा, ये जैसा पार्ट 2 का कॉलम है आफ्टर द इंक्वायरी। सर ये तो डायरेक्टली पीडा में भी जा सकती हैं जो इंक्वायरीज हैं सर। नहीं, वो तो पीडा में चले जाएंगे। ये अमाउंट्स जो सेटल होने हैं ये किस तरह सेटल होंगे? ये तो फिर रेगुलराइजेशन की तरफ ही जाएगा, ये किस तरह सेटल होंगे? साहब वो सेठी साहब वाला पुराना सवाल मैं दोहरा रहा हूँ। ये पैराज बन के आ जाते हैं, इंक्वायरी होती हैं, फाइनेंस फैसला करता है या ऑडिट डिपार्टमेंट, महकमा क्या कर रहा है? सर अगर ऐसा होना है कि पीएससी यहाँ पे आएगी, फिर पीएससी की तरफ से ऑर्डर जाएगा, फिर 3 महीने के बाद आप कहेंगे कि हमें 1 महीना और दें। मेरा सवाल तो चेयरमैन साहब ये है कि महकमा क्या कर रहा है? अब ये 3-4 महीने से महकमे को तो पता लगा है, किसी जिम्मेदार अफिसर को तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि महकमा ऐसी जो है कोताही क्यों कर रहा है। वहाँ पे सेक्रेटरी क्या कर रहा है, सेक्रेटरी का डिपार्टमेंट क्या कर रहा है वहाँ पे, और ये पहले हमने सेटल करने हैं, यहाँ पे आने हैं, फिर ऑर्डर लेके आपने किसी को सजा जजा देनी है या आपकी आंखें खुलनी है, तो पहले महकमे के डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी का डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सर इसमें रिक्वेस्ट ये है, ऑडिट विल बेयर मी आउट, कि वंस पैरा इज प्रिंटेड तो उसके बाद जो है डिपार्टमेंट एक्शन नहीं लेता है सर।
मैं तो कॉन्सेप्चुअली ये समझना चाह रहा था, फाइनेंस बार बार इजहार करते हैं जब हम कहते हैं कि रेगुलर कर दें, वो कहते हैं रेगुलर से मुराद ये है कि इसकी फॉर्मल इंक्वायरी होगी और फिर वो रेगुलर होगा। तो अब ये जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, ये क्या एक ही क्लासिफिकेशन में नहीं आते? या ये जो 25 पैरा हैं ये आपकी इंक्वायरीज के बाद एक बार फिर रेगुलराइजेशन की तरफ जाएंगे तो फिर फाइनेंस इंक्वायरी करेगा दोबारा? मैं यार सर जो पहला पार्ट है इसमें नामली एक तो सिविरिटी का फ़र्क है, सब्जेक्टिव है थोड़ा सा ये, मतलब जो कमेटी है उसने कंसीडर किया कि जो पहले वाले हैं वो प्राइमा फेशियाई ज़्यादा सीवियर पैराज हैं, तो उन्होंने डायरेक्टली उस पर इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। अब उस इंक्वायरी में अगर किसी पे पीड़ा या कोई भी एक्शन इन्फोर्स हो जाता है तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसके बाद वो पैरा फिर एक्शन के बाद सेटल कंसीडर होगा, मतलब उसमें रिकवरी हो जाती है तो फिर वो फर्स्ट क्योंकि पैरा रिकवरी का है तो एक मिनट, अब सेटल जब हम यहाँ से अप्रूव करेंगे जी सर, फिर फाइनेंस वाले दोबारा इसको रेगुलराइज करेंगे ना, ऐसे तो नहीं होगा कि डायरेक्ट सेटल हो जाएगा? इस केस में सर वो आपकी टोटली विल है कि आप उनको भेजें या यहीं पे सेटल कर दें। हम जब ये कह देंगे कि इस पैरा को सेटल कर लें, जी सर, उस सेटल से मुराद फिर फाइनेंस के बाद वो एक बार जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा सर, उसकी जाने की जरूरत इस केस में नहीं जाएगा? नहीं जाएगा सर। ठीक है बात। इंटरेस्टिंग डिबेट थी, ये डिस्कशन थी। और एक क्वेश्चन ये कि जब आप रेगुलराइजेशन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं क्या उसमें डिपार्टमेंटल प्रोब इन्वॉल्व होता है कि नहीं? सर डिपार्टमेंटल प्रोब इन्वॉल्व होता है। ओके, सो ये सारे डिपार्टमेंटली प्रोब होंगे ना? ये सारे 40 पैराज। सो बेसिकली ये पहले 25 और 15 हम डिपार्टमेंटल प्रोब के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, और फिर इसमें से कुछ वी आर अज्यूमिंग के नॉन इस तरह के पैराज होंगे जो सेटलमेंट की तरफ चले जाएंगे। नहीं, इसमें फाइनेंस का क्या पार्ट है? वो जो रेगुलराइजेशन वाला लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होता है, उस पे फाइनेंस किस लेवल पे ऑपरेट करता है? सर फाइनेंस डिपार्टमेंट जब भी उसके पास कोई रेगुलराइजेशन का केस आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये डिटरमिन करता है कि इसमें कोई इरेगुलरिटी हुई है या नहीं। अक्सर औकात ये साबित होता है कि इरेगुलरिटी हुई है, उस सूरत में फाइनेंस डिपार्टमेंट ये देखता है कि उस इरेगुलरिटी की बुनियाद पे जो बंदे कसूरवार पाए गए हैं उन पे को प्रॉपर एक्शन लिया गया है, ताकि ये इरेगुलरिटी कैसे देखता है कि इरेगुलरिटी फाइनेंस खुद देखता है या डिपार्टमेंटल प्रोब? सर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जब भी कोई रेगुलराइजेशन के लिए केस जाता है तो उसमें डिपार्टमेंटल प्रोब की रिपोर्ट एक रिक्वायरमेंट है। उस रिपोर्ट में ऑडिट पैरा, डिपार्टमेंट का जवाब, मुतलका लोगों के बयानात और प्रोब जिन्होंने की है उनकी रिकमेंडेशंस और फाइंडिंग सारी चीज़ें दर्ज होती हैं। उन चीज़ों को एग्जामिन करके ये देखा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि वेदर एनी इरेगुलरिटीज़ हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड और नॉट। अगर इरेगुलरिटी इस्टेब्लिश हो गई है तो फिर ये देखा जाता है कि जो प्रोब में एक्शन रिकमेंड किया गया है इज़ इट सफिशेंट और नॉट। अगर वो सफिशेंट होता है, इरेगुलरिटी एडमिट हो जाती है, तो ज़ाहिर है फिर उस एक्शन की सफिशेंसी को मद्देनज़र रखते हुए पैरे को सेटल कर दिया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि अगले आने वाले जो लोग हैं वो इस एग्जाम्पल से सबक हासिल करेंगे और दोबारा ये इरेगुलरिटी रिपीट नहीं होगी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, अब नंबर 1 के नंबर 14 पे मियाँ वाली के केस में लिखा है इरेगुलर परचेज ड्यू टू मिस क्लासिफिकेशन। ये अब हेड के अंदर आ गया है, हाउएवर द इंक्वायरीज वाला हैव नॉट बीन फाइनलाइज्ड। यही टाइटल रेगुलराइजेशन में अगर आप देखें तो 11 नंबर पे जेल में इरेगुलर एक्सपेंडिचर ड्यू टू मिस क्लासिफिकेशन, मिलती जुलती चीज़ें हैं, एक इधर इंक्वायरीज पे है, इधर रेगुलराइजेशन पे है। मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये दो अमल क्या हैं। टाइटल भी सेम है, आप इधर टाइटल पढ़ें इधर टाइटल पढ़ें, मिलते जुलते हैं। अच्छा,
और एक और चीज़ ये कि आपने कहा कि जी सिवेरिटी पे हमने ये सेग्रीगेशन की हुई है, तो जो डिपार्टमेंटल प्रोब है क्या वो 1 और 2 का सेम SOPs फॉलो करेगा, यानी रिगरस उतना ही रिगरस होगा? रेगुलर वही होगा। तो फिर हम सारे रेगुलर नहीं, फिर सेम होगा तो फिर ये रेगुलराइजेशन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? आखिर में तो रेगुलराइज होने हैं ना सर। और ये सिर्फ ये 15 क्यों रेगुलराइज हो रहे हैं? अलग अलग कैटेगरीज क्यों हैं? सर इसमें यह है कि DG साहब को चेयरमैन साहब ने डायरेक्ट किया था कि आप क्लासिफिकेशन इनको क्लब कर दें, तो उन्होंने इसके बाद जो है इनको अपना तौर पे जो है इसको क्लब किया। हमारे से भी कंसल्टेशन होती है सर, तो जो इसमें हम समझते हैं कि सिवियरिटी जिसमें ज़्यादा है उनको हमने लैदा किया 25 को, या अमाउंट वाइज भी सर। और तो इन 15 में भी ज़्यादा है। अब 11 नंबर जेलम रेगुलराइजेशन में और यहाँ पे 14 नंबर में क्या फ़र्क है? टाइटल वही चीज़ है। तो या तो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करें कि हम इन 25+15 को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे प्रोब करके फिर इन सबको रेगुलराइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। सर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा कि SDAC के अंदर जब डिस्कशन होती है तो कुछ पैराज होते हैं जिसके अंदर सिर्फ को फाइनेंस डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, उनकी ब्रीच होता है और वो इस वजह से उनको रेगुलराइज के लिए हम भिजवाते हैं। और जिसमें कोई फाइनेंशियल लॉस होता है या कोई इस तरह की और कोई डिसिप्लिनरी एक्शन रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पर हम इंक्वायरी का या प्रॉब के लिए कहते हैं। ये थोड़ा सा है, वो प्रॉब जो करते हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रेगुलराइज करवाएं, वो आगे फिर PAC में आएगा। अगर PAC चाहे तो उसको वेरिफिकेशन कह सकती है, सेटल कर सकती है, या रेगुलराइज का कह सकती है। मैं तो इसलिए बार बार क्वेश्चन कर रहा हूँ कि फाइनेंस को जब हम जनरली समझते थे कि ठीक है जी इसको रेगुलराइज कर दें कि ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है, फाइनेंस ने वहाँ स्टैंड लिया कि रेगुलराइजेशन डजेंट मीन कि इसके पीछे भी एक पूरा प्रोसेस है और उस प्रोसेस में इंक्वायरी भी है। तो हम फिर इसको 2 हेड्स में मैं थोड़ा सा, अगर सेठी साहब इजाज़त दें हम इस पर एक टेस्ट लगा लें। ये जो आपने 2 पैराज कोट किए हैं, तो हम इन दोनों को देख लेते हैं कि इन दोनों के अंदर क्या है। नंबर 14 में और नंबर 11 में कितना फ़र्क है, उससे पता चल जाएगा कि कैटेगराइजेशन इन्होंने किस बेसिस पे की है। ज़रा दिखाएं पैरा 14 मियाँ वाली 13.4.3.2.4। किधर है जी? कोई पेज नंबर बता सकता है जी इसका? 83 से स्टार्ट हो रहा है मियाँ वाली पैरा नंबर 20-21 है या 21-22 है? सर पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 जी। अल्लाह अकबर। NAM क्या होता है जी? According to NAM, the budgetary allocation be made according to जी न्यू अकाउंटिंग मॉडल। ये अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जारी की। कब जारी किया था जी? ये सर ये पाकिस्तानी टर्म है या इंटरनेशनल टर्म है? सर ये अब तो पाकिस्तान में भी मुसलमान यूजेबल टर्म है, इंटरनेशनल भी है, लेकिन ये पाकिस्तानी टर्म है सर, न्यू अकाउंटिंग मॉडल। ये जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास समरी भेजी गई थी उसमें इन 7 किताबों को कलेक्टिवली न्यू अकाउंटिंग मॉडल के नाम से नाम दिया गया था। स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स officers under DHA Miyawali for the financial year 2019-20 revealed that expenditure of 4 million was incurred. The wrong head was used for incurring expenditure. This resulted in irregular purchase due to misclassification of 4 million. इसलिए अब DCS पे आ जाए। यहाँ सब देखें ना, पहले 15/7/25 को SDAC ने रेगुलराइजेशन के लिए किया फर्स्ट स्टेप, फिर 15/10/25 को डिसीजन इंक्वायरी पे आ गया। प्री PAC के डिसीजंस देखें, इनको ज़रा एलैबोरेट करें।
और पीडीपी क्या है? पीडीपी सर प्रपोज ड्राफ्ट पैरा होते हैं सर ये। सर ये जब हम लोग पैरास बनाते हैं तो सर 4, 5, 6 पीडीपीज अगर किसी जगह के एक ही नौयत के आते हैं तो उनको क्लब करके फिर हम एक डीपी बनाते हैं ड्राफ्ट पैरा, जो कि फिर प्रिंट होता है। हाँ जी, ये सवाल जो सेठी साहब का है इसको कौन एड्रेस करेगा कि आपका 3 महीने में डिसीजन बदल गया, रेगुलराइजेशन से आप इंक्वायरी पे आ गए, इसके पीछे क्या महरकात थे, क्या इसकी मंतक है? सर जिस टाइम रेगुलराइजेशन के लिए हमने कहा था तो उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में विद द रेप ऑफ द डिप्टी कमिश्नर इसकी इंक्वायरी हो गई थी। तो फिर हमारा ये डिसीजन हो गया था कि क्या नाम इसको हमने जो है डिपार्टमेंटल लेवल पे करनी है। तो वही है सर डिसीजन बेसिकली रेगुलराइजेशन में भी और इंक्वायरी। सर कहना मेरी सारे में मैं लर्निंग ये करना चाह रहा हूँ कि डिसीजन था आफ्टर फॉर रेगुलराइजेशन फ्रॉम द एफडी आफ्टर ड्यू प्रोसेस। अब इस ड्यू प्रोसेस की डेफिनेशन इंक्वायरी है, फिर नीचे 15, 10, 25 को एसडीएसी डायरेक्टेड टू कंडक्ट इंक्वायरी एट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लेवल। How would you define regularization to be very precise? सर इससे पहले ये डिफाइन करते थे कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल थी जो एफडी ने देनी थी वो नहीं ली, वो लें तो ये रेगुलाइज्ड हो जाएगा। अभी ये इंक्वायरी वाला प्रोसीजर, अभी ये नए सिरे से ये नया काम, इसको इंक्वायर किया नहीं, पहले रेगुलाइजेशन के लिए रख दिया, वहाँ से बीच में से निकला काम तो फिर दोबारा इंक्वायरी की तरफ जा रहा है। ये अगर मैं आपकी बात सही तरह समझ पाया हूँ तो जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि जैसे आपने पहले हमें बताया कि जी इनका सीईओ या डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोब हुआ था बारकुल्ला खान साहब कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोब्स हुए थे, और फिर जब एसडीएसी में ये चीज़ें आई जुलाई वाली मीटिंग से पहले तो आप लोगों ने उन प्रोब्स को पीएससी की जैसे इंस्ट्रक्शंस थी उसके मुताबिक उन प्रोब्स को कंसिडर नहीं किया, और अब आप ये रेकमेंड कर रहे हैं कि डिपार्टमेंटल प्रोब हो। बट अगर एक प्रोब हो चुका हुआ है और इस कमेटी ने कहा है कि वो प्रोब्स का फोरम अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप लोगों को उसी वक्त ये अपनी प्रोब फैक्ट्री में डाल लेना चाहिए था डिपार्टमेंट की उठा के, बजाय कि अब आप दोबारा यहाँ पे लेके आते हैं। देखें ना 4-5 महीने गुजर गए सिर्फ इस छोटी सी चीज़ की वजह से, अब तक ये सारे प्रोब्स फाइनल हो गए होते। अब आप यानी कि आज हमें ये ना कह रहे होते कि जी इंक्वायरी करें, रेगुलर करें, आज आप हमें कह रहे होते जी कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं, ये पैरा सेटल करें, इनमें रिकवरी ऑर्डर करें। सर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ सर। जी सर ऐसा है कि बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है सर ने, मलिक साहब ने। सर असल में सुबह भी हम लोग ये देख रहे थे तो वर्किंग पेपर बनाते हुए सर ये एक एरर है जो कि डिसीजंस दोनों के आपस में चेंज हुए थे। तो ये डिसीजन जो था जो इधर वाला है वो दूसरे पे लगना था, इन लोगों ने वर्किंग पेपर में वो डिसीजन यहाँ पे लगाया हुआ था। हमारे पास जो मिनट्स थे उसमें डिसीजंस राइट थे। तो ये सर एक इरेगुलरिटी है जिसमें वर्किंग पेपर की वजह से है। तो सुबह भी हमें इस चीज़ का आइडिया हुआ था, उसके लिए सर मैं भी चूँकि वर्किंग पेपर आपके पास आ गया था तो हम नहीं चाह रहे थे कि फिर डिपार्टमेंट ऐसे नहीं, तो फिर इसमें डिपार्टमेंट की सीरियसनेस का तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है सर। तो खान साहब आप तो माशाल्लाह जेंटलमैन है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये 2020-21 की पेडेंसी जो है आज के लिए हमारे लिए क्या लेसन है कि आज हमने जो पैरास पॉइंट आउट होते हैं चेयरमैन साहब, और जो सेटल हो जाते हैं वो, और जो नहीं सेटल होते फिर हम उनको डिपार्टमेंट भी टेकअप करता है या नहीं करता। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि ये चीज़ें इतनी पेंडेंट क्यों होती हैं, और अगर डिपार्टमेंट लेवल पर कोई कुछ होता है बेज़ाब्तगी का वायरस मौजूद होता है तो उसको फौरी तौर पर टेकअप होना चाहिए, बजाय इसकी के फिर होता ये है कि अब वो रिटायर्ड हो गया है, वो एक्स लीव पे चला गया है। वो ऐसे जो इश्यूज रेज होते हैं चेयरमैन साहब, अगर ये फौरी तौर पर एक्शन डिपार्टमेंट ले ले
तो मेरा ख्याल है कि फिर वो जो पेडेंसी वाला इशू है, फिर जो इतनी हम बहस कर रहे हैं, जो मेरा असल एकेडमिक क्वेश्चन था वो अब हम कहाँ पहुँचे? हाउ वुड यू डिफाइन रेगुलराइजेशन, हाउ वुड यू डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोब? मैं अभी तक वो डेफिनेशन समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंस हमारे जेहन में रेगुलराइजेशन था कि पीएसी कहे कि जी रेगुलर कर दो तो इसका मतलब है कि इट्स अ इजी प्रोसेस, वो रेगुलर हो गया। फाइनेंस ने वह बताया कि इट इज़ नॉट अ इजी प्रोसेस, इट हैज़ टू पास थ्रू ऑल द प्रोसेसेस अगेन। तो ये क्या फिर दो बार क्यों प्रोसेस होते हैं? सर इसमें जैसे आप देखिए ये जो पैरा हमने खोला हुआ है सर, इसमें एक क्लासिफिकेशन की गलती हुई है, एक हेड जो है वो मिसयूज़ हुआ है। अब सर हमारे यहाँ पे जो जनरल एक प्रूडेंस या गलती को वजाहत करें क्या हुई, अब इसमें क्या हेडिंग होनी चाहिए थी? सर एक तो ये है कि सर ये जो डिसीजन था जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ये वो सेकंड वाले पे जाना था, उसका डिसीजन इस पे आना था, तो ये चीज़ें सेटल हो जानी थी। ये डिसीजन जो है वर्किंग पेपर में थोड़े से हुआ है, इनसे एरर हुआ है। चेयरमैन साहब मेरा सवाल ये है कि ये जो वर्किंग पेपर बना रहे हैं इस पे पैसे लगते हैं और हम इधर आते हैं, ये डिपार्टमेंट पूरा इधर साहब ऐसे नहीं हुआ, जिसे सजाए मौत देनी थी वो बरी हो गया, जिसे बरी करना था उसे सजाए मौत हो। नहीं, इतना सारा टाइम जो ज़ाया हुआ है, इतना सारा वर्किंग पे खर्चा हुआ है, ये इस पे तो जो बनाने वाला है उसको ज़रा पुनिश करेंगे तो आइंदा वो ठीक बना के लाएगा। सर इसमें थोड़ा सा ये है कि जी सर बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है डिपार्टमेंट सर, हम तो कहेंगे कि डिपार्टमेंट को लिए फॉरगिवनेस रखी जाए। धोखा देने वाली बात है ना, कॉन्फिडेंस हमारा लूज हो रहा है। वही ना मसूद साहब, देखें हर मीटिंग में यही इश्यूज आ रहे हैं कि आपके काम में हमें डबल चेक करना पड़ता है, क्रॉस सर चेक ये करना वर्किंग पड़ता है। पेपर सर मेरे नहीं बने हैं सर। दूसरा ये है कि फेट जो है दोनों की अल्टीमेटली वो इंक्वायरी ही होना है, जैसे अभी पहले भी हुआ है। तो हम कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम समझते हैं कि चूंकि ये फाइनेंस के रूल्स को वायलेट वर्किंग हुआ है। पेपर आपने कैसे नहीं बनाया हुआ? आपके उस पर को सिग्नेटरी हैं आप उस पर? नहीं सर, वर्किंग पेपर पे हम को सिग्नेटरी नहीं है सर। जी सर। खान साहब सर, वर्किंग पेपर आपके टाइटल के साथ है, आपके लेटर है। नहीं, ये वर्किंग पेपर है। वो ब्रीफ है सर, वो ब्रीफ है जो आपके हाथ में है, दूसरा वर्किंग पेपर है। इसकी बेसिस पे फिर उन्होंने क्लास जो इसके कमेंट्स हैं सर नहीं फिर अमेंडमेंट और नहीं ऐसे ही तो नहीं है कि हम वहाँ से फिर ऐसा करें ना, आप ऐसा करें कि इससे दो चीज़ें, एक तो आपकी इंटरनल ऑडिट की फिर परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्शन आ रही है कि जो आपने इंटरनल ऑडिट वाले लोग बिठाए हुए हैं, हाँ जी, वो नीचे जो मर्जी लिख दें, ऊपर आके पीएसी में वो पैरा क्लब हो जाएगा और इट विल स्लिप थ्रू द क्रैक्स। यही मतलब हुआ ना कि अब ये जो दान साहब ने दिखाया है, जैसे सेठी साहब ने पॉइंट आउट किया है कि ये एग्जैक्टली सेम पैराज हैं, जेलम वाला और मियाँ वाली वाला, इरेगुलर एक्सपेंडिचर ड्यू टू मिस क्लासिफिकेशन। एंड फिर वही टाइम एंड अगेन एज ऑनरेबल मेंबर सेड के देन आर कॉन्फिडेंस इन दिस प्रोसेस वीकन्स तुम्हारा, क्योंकि हम तो इस कॉन्फिडेंस के साथ चलना चाहते हैं कि हम जो चीज़ इस पे लिखी हुई है उस पर इतना रोबस्ट कॉन्फिडेंस हो कि आप एक सेकंड लगाएं और आगे निकलें। सर इसमें कोई इस तरह की एनॉमली नहीं है सर जिससे हमारा ट्रस्ट आपका शेक हो सर। ये दोनों में अगर आप देखिए तो जो अच्छा, एक और आपसे रिक्वेस्ट आप करेंगे, ये जो रेगुलराइजेशन वाली टर्म है, अगर हम इसको यूज़ करना छोड़ दें और हम टर्म यूज़ करें सेटलमेंट, सेटलमेंट होती है आफ्टर प्रोब, ऐसे ही है ना?
प्रोब मस्ट नहीं है सेटलमेंट के लिए। हाँ जी, अगर आप डिपार्टमेंटल रिप्लाई से मुतमिन हैं हाँ जी, तो इट इज़ योर एब्सोल्यूट पावर, आप उसको सेटल कर दें। जब आप सेटल कर देंगे तो सब्सीक्वेंटली अगर आप हर देखें प्रोब तो होना ही है हर केस में होना है सर, हर केस में प्रोब होना भी ज़रूरी नहीं है। ऑडिट ने अपनी ऑब्जर्वेशन रेज करनी है, उस पे डिपार्टमेंट ने अपना रिप्लाई देना है, और आपकी असिस्टेंस के लिए ऑडिट वाले, डिपार्टमेंट वाले और फाइनेंस वाले सारे अवेलेबल हैं। कोई आपकी कमेटी किसी प्रोब की मोहताज नहीं है, ये आपका इख्तियार है, आप प्रोब करवाना चाहें या ना करवाना चाहें। अगर आप बगैर प्रोब करवाए भी किसी चीज़, किसी एक्सप्लेनेशन से सेटल हो जाते, मुतमिन हो जाते हैं, तो यू हैव फुल अथॉरिटी टू सेटल द पैरा। जब हमारे मुंह से सेटल का लफ्ज निकल गया तो फिर फाइनेंस भी वहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, वो उसको रेगुलराइज कर देगा। सर, फाइनेंस इस कमेटी की असिस्टेंस के नहीं, लिए मेरा एक क्वेश्चन था, आपने ज़्यादा इस पे जोर दिया है। हमने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया कि सेटल द पैरा। आपका लफ्ज़ है जब वो सेटल के बाद भी आपके पास आएगा, तो आपने कहा था कि हमें रेगुलराइज करने से पहले हम उसको फिर देखते हैं। नहीं सर, रेगुलराइजेशन एंड सेटलमेंट आर टू डिफरेंट। नहीं, हमने यहाँ लफ्ज़ कर दिया सेटलमेंट के, हमारे पास से फारिग जी, लेकिन जब आपके पास आएगा तो सेटलमेंट ही आपने बताया था कि हम उसको एक बार फिर रेगुलराइज करने के लिए पूरे प्रोसेस को देखेंगे। नहीं सर, अगर आपने किसी पैरे को सेटल कर दिया फिर आप नहीं देखेंगे, तो फिर वो फाइनेंस में आएगा ही नहीं, वो सेटल हो जाएगा। तो फाइनेंस के पास ही नहीं हर चीज़ जाएगी बैलेंस होने के लिए। सर, फाइनेंस डिपार्टमेंट इस कमेटी को असिस्ट करने के लिए इधर मौजूद है। आप जो भी सवाल पूछेंगे, जिस तरह की असिस्टेंस रिक्वायर करेंगे, वी आर अंडर ड्यूटी एंड वो तो कमेटी का इशू हो गया ना। मैं डिपार्टमेंट का एक अमाउंट की बात कर रहा हूँ, चाहे आपका डेबिट क्रेडिट भी तो बैलेंस होना है ना। फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं होगा जब हम कहेंगे इसको सेटल कर दो। नहीं सर, फिर जब आप अपना डिसीजन दे देंगे कि ये पैरा सेटल है और उसके साथ ये डायरेक्शंस नहीं देंगे कि इंक्वायरी हो या ये हो वो हो। नहीं, हम इंक्वायरी करनी, सेटल का मतलब है सेटल, फाइनेंस भी उस पर मोहर लगा देगा। मतलब ये फिर हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। अगर हमने किसी जगह पे सेटल का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया तो फाइनेंस ने भी फिर काउंटर उस पर अपना स्टैंप लगा देना है। सर, ये जो कमेटी है इसकी असिस्टेंस के लिए सारे मौजूद हैं। कमेटी के फैसलों में ना फाइनेंस का रोल है, ना ऑडिट का, ना डिपार्टमेंट का। कमेटी ने जो भी फैसला करना है अपने लेवल पे करना है, और ऑनरेबल कमेटी का अपने लेवल पे किया हुआ फैसला माना जाता है। सर, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जिस तरह ऑनरेबल मेंबर ने सर पूछा, आप सेफ हार्बर पर कोटेशन का एक पैरा है, तो वो खर्चे की बुकिंग पहले ठीक हुई है। सिर्फ कमेटी ने ये देखा कि जी इन्होंने क्योंकि स्प्लिटिंग किया तो एक इकोनॉमिकल परचेज नहीं थी, सरकार को कोई लॉस हुआ है। उस बंदे को हमने कहा था जी पैरा रेगुलराइज करवाएं। फाइनेंस के पास गया, फाइनेंस ने कहा पहले प्रूव करके ले आए। आप प्रूव पे उस बंदे के अगेंस्ट पीड़ा लगा, उसको कुछ सेंश्योर कर दिया गया या उसको कोई पेनल्टी लगा दी गई, उसकी रिकमेंड विद हेल्ड कर ली गई, ये एक फाइनल एक्शन हो गया तो पैरा सेटल हो जाएगा। एक तो ये वे हो गया। दूसरा ये है कि सर आप ये देखते हैं कि कोटेशंस तो हुई हैं, लेकिन से फॉर एग्जाम्पल कोई इमरजेंसी थी उसकी बेसिस पे कोटेशन हुई थी, आपने डिपार्टमेंट की जस्टिफिकेशन को मान लिया, आपने राइट अवे यहाँ पे पैरा सेटल कर दिया। इस पर फर्दर कोई एक्शन नहीं होना सर, वो आपका फुल इख्तियार है ऑब्वियसली डिपार्टमेंट जो है असिस्टेंस के लिए, और उस पर कोई डेबिट क्रेडिट की एंट्री फर्दर नहीं होनी। अकाउंट्स फाइनल हो चुके हैं सर इनके, वो सबमिट हो चुके हैं, उसमें कोई चेंजेस फर्दर नहीं आनी। हाँ, रिकवरी वाले पैरे में होता है ऑब्वियसली, वो भी अगले साल में आके एडजस्ट होनी है, वो पिछले अकाउंट्स को इफेक्ट नहीं करती। चले इसको थोड़ा, अगर सेठी साहब का जो इतराज़ है वो इस हवाले से बिल्कुल इन ऑर्डर है कि 1 और 2 में अल्फाज का फ़र्क है, लेकिन वैसे प्रैक्टिकली कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि दोनों चीज़ें प्रोब पे जा रही हैं। सो वो एक एडिड लेयर ऑफ कन्फ्यूजन है कि ये इन दोनों पैराज की जो क्लासिफिकेशन है, एक तो वो सब्जेक्टिव है, एक ही किस्म के पैरा यहाँ रखे हुए हैं, उसी किस्म के पैराज यहाँ रखे हुए हैं। सो वी अगेन आई विल reiterate on behalf of the committee, we don't have the time or the bandwidth or the energy to double check, cross check everything.
and that is why we rely on the administrative departments and audit to do their homework. और आप लोगों का काम है कि आप इस काम को, इन चीज़ों को डबल चेक करके लाएं. ये बेसिक एक बेसिक सैनिटी चेक था, और मेरे ख्याल है 90% सैनिटी चेक्स जो हैं वो उनमें वी फाउंड प्रॉब्लम्स इस तरह के केसेस में. सो काइंडली इनको आइंदा इस तरह की चीज़ों को ऑटोमेटिकली, जो उसका कॉमन सेंस रेजोल्यूशन है कि अगर एक प्रोब हो चुका हुआ है और इस कमेटी ने कहा है जी कि वो प्रोब का लेवल अप्रोप्रिएट नहीं है, then you should not bring it back to us and say कि जी आपने कहा था कि प्रोब इस लेवल पे नहीं हो सकता, अब हमें इजाज़त है हम उस लेवल पे कर लें जो इस कमेटी ने कहा था. वो हम आपको पहले इजाज़त दे चुके हैं. सो इसको आप अपने प्रोसेस में डालें और इन सारे डिपार्टमेंटल प्रोब्स को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं विदिन 30 days एंड देन टेल अस कि जी आउट ऑफ दीज 40 पैराज कहाँ पे कोई क्रिमिनलिटी कमिट हुई है, कहाँ पे इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं जो देखने वाली हैं, कौन से ऑडिट पैराज जो थे वो मीनियल नेचर के थे या उसमें कोई इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी या प्रोसीजरल ओवरसाइट थी तो वो सेटलमेंट की तरफ जाएंगे, कौन से ऐसे ऑडिट पैराज हैं जिनमें रिकवरी है. आई डोंट नो, बट दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ ताकि हम अपना काम ख़त्म करें. आगे आ जाएं जी. ठीक है जी. अपने कोई क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स भी डेवलप करें. बारकुल्ला खान साहब. सर नोटेड. सॉरी फॉर द अपॉलॉजीज फॉर दैट इनकन्वीनियंस. क्योंकि इस तरह तो बड़ा आसान है, जैसे कुछ लोग एडीपी में स्कीम्स डलवा लेते हैं, पीएनडी में कंप्यूटर ऑपरेटर से दोस्तियां करके, वो कंप्यूटर ऑपरेटर एंटर कर देता है, प्रिंट हो जाती है. तो इसमें आपके डिपार्टमेंट में किसी ने टाइप करने वाले से दोस्ती लगा ली, उसका पैरा जो है उसने रिप्लाई चेंज कर दिया, ऑडिट ने वहीं से रिप्लाई डाला ब्रीफ में वो चला गया जी रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट. यहाँ हमने कहा जी हाँ जी सेटल करो, ख़त्म. नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ सर, ना होगा सर. ऐसे हो भी सकते हैं, आज हमने देख लिया. नहीं सर, ये सेटलमेंट का वर्ड नहीं है सर यहाँ पे. चलें. सेटलमेंट के लिए काफ़ी सारे मतलब तगदो करना पड़ता है इन लोगों को सबको. सर रिकवरी ये सर 5 पैरास हैं जिसमें एसटीएसी ने रिकवरी का कहा है कि इसको एक्सपीडाइट करें सर. तो कुछ बैलेंसेस बाकी हैं सर. ये इस पे आपने रिजल्ट नहीं लिखे हुए, इसका यहाँ एक कॉलम होना चाहिए था. कोई रिकवरी हुई नहीं हुई? नहीं सर, इनमें कोई रिकवरी नहीं हुई है सर, सारे रिकवरी पेंडिंग है सर. कितना अरसा हो गया डिसीजन दिए? सर पहले वाली एसटीएसी में 3 माह पहले भी यही डिसीजन दिया था. इस दफ़ा दोबारा हमने इसे रिविजिट किया है, कोई प्रोग्रेस नहीं है सर रिकवरी में. दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग. सीईओ रावलपिंडी. जी अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम. डॉक्टर एहसान सर. जी डॉक्टर साहब. जी सर. सर इसमें हमारी 3 मिलियन की रिकवरी हो चुकी है एट सोर्स सर. और आपने वेरीफाई करवाई है ऑडिट को? जी सर, ये जो हमारी अभी प्री पीएसी मीटिंग हुई है सर, उसके अंदर हमने करवाया. फिर क्यों नहीं है ब्रीफ में लिखी हुई? और बाकी सर रिमेनिंग 6 है वो हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह. ये भी प्रॉब्लम रहता रहा. वो कह रहे हैं 3 मिलियन की रिकवरी कर चुके हैं, फिर ये ऑडिट कार्ड अगर रिकवरी कर रहे हैं तो फिर ये क्यों नहीं यहाँ पर ऐड तो नहीं है? कब आपने वेरीफाई कराई है ऑडिट को? सर ये एसटीएसी के बाद इन्होंने करवाई थी, तो चूंकि डिसीजन पहले हम लोग ले लेते हैं तो ये बाद में इनको टाइम दिया था, अगर आपके पास है तो. नहीं, आप रिकवरी एक नहीं, बैठे रहें. आपने रिकवरी की डेट्स दी थी, जैसे आप पहले हमने तय किया था कि आप पीएससी को भी कॉपी किया करेंगे कि जी ये डेट्स हैं रिकवरीज की, वेरिफिकेशन की. सर वेरिफिकेशंस के सर हम देते हैं सर. क्या थी वेरिफिकेशन की लास्ट डेट क्या थी?
सर 15 अक्टूबर थी सर इस दफ़ा। सर ये लास्ट मीटिंग हमने की है, इसमें इन्होंने हमें यही बताया कि रिकवरी हुई है, लेकिन दे हैव नॉट ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस इन्होंने कुछ शो नहीं किया था। तो फिर हमने इनको एक दिन दिया था कि आप एक दिन बाद जो है ना इसकी मुकम्मल आप दोबारा वेरिफिकेशन करवा दें। ये तो वेरिफिकेशन नहीं कराई हुई इन्होंने? उस टाइम नहीं करवाई हुई थी जिस टाइम मीटिंग हुई थी। देन वी गिव देम अनदर डे कि आप इसमें करवा दें वेरिफिकेशन। वो सर उस टाइम तक ये मिनट्स बन गए थे, तो इन्होंने वेरिफिकेशन बाद में करवाई। लेट हो गए ना जी, लेट हो गए। सेक्रेटरी साहब यही तय हुआ था एक लास्ट मीटिंग में कि आप 2 SDAC करेंगे। इस मीटिंग से आने से पहले एक फाइनल SDAC होगी जिसमें ये बात हमें ना सुननी पड़े कि 9.166 के अगेंस्ट 3 मिलियन रिकवर्ड है। ये फिर आज दोबारा वही हैपनिंग हुई है। एक डिसीजन हुआ था कि आप 2 SDAC करेंगे। सर हमने बिल्कुल की 13, 14, 15 को हमने सर SDAC की हैं, और यहाँ आने से पहले फिर ये CEO रावलपिंडी का कसूर है? उसके दौरान इन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करवाई। टाइम पे शुरू करवाते ना अपनी वेरिफिकेशन, ताकि विद इन दैट विंडो जो है इन्हें पता है, पहले से बताया गया है कि भाई आपके पास ये 3 दिन है, आप आखिरी मिनट पे जाके कहेंगे जी मेरी अब वेरिफिकेशन कर लें, तो इस तरह तो नहीं हो सकता। यही शो सर एक्चुअली 7, 8, 9 को भी हम यहीं पे थे PSC में। सर इस दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि रास्ते कुछ बंद थे। 2 दिन जो वेरिफिकेशन हुई उसमें ये मेरे रीजनल डायरेक्टर बैठे हैं सर, उन 2 दिनों में कोई भी बंदा वहाँ पे नहीं आया था, तो इस पे हमने बताया भी था। सर मेरा ख्याल है कि CEO नए आए हैं पिंडी, लेकिन जो अपडेट है प्रोसीजर प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा था। पिंडी की नई बात नहीं नज़र आ रही है कि जब ये मीटिंग प्लान होती है उस 4 दिन के अंदर रिकवरियों की भरमार शुरू हो जाती है, जो वेरीफाई नहीं हो सकती। कोई हफ्ता पहले शुरू हो जाए, मतलब ये पता है कि रेगुलर मीटिंग 20th के बाद इस PAC की मीटिंग होनी है, या कम से कम आप लोग जब इकट्ठे हुए हैं तो ये ब्रीफ देते हुए हमें साथ ही बता दें। साहब जरा ये सोने पे सुहागा आपको मैं दिखाता हूँ जी। अभी अदनान साहब ने वर्किंग पेपर दिखाया है जिसमें इस ऑडिट पैरा के जो पेज नंबर 23 पे ऑडिट के कमेंट्स हैं, उसमें 15/10/2025 वेरिफिकेशन में लिखा हुआ है ₹3.009 मिलियन रिकवर्ड थ्रू SAP डिटेल और रिकवर्ड अमाउंट 3 मिलियन प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद पे स्लिप सीन एंड वेरीफाइड। सर ये हमें जो वेरिफिकेशन हुई है, हम पहले कह रहे हैं सर हमने एक टाइम दिया था, ऑडिट के जो मिनट्स थे वो चूंकि इन्होंने वेरिफिकेशन बाद में करवाई। कमेंट्स तो कोई और नहीं लिख सकता ना। जी सर, असल में सर मिनट्स तो हमने उसी दिन फाइनल कर लिए थे। ये ऑडिट कमेंट्स आए बाद में जब सेकंड वेरिफिकेशन हुई है, हमने जो इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया उसमें, तो वो अब वर्किंग पेपर्स के दौरान ये नजर ऐड हो गए सर। DG साहब ये नज़र आ रहा है कि ये 15/10 से पहले वेरीफाइड हो चुका है। ये डिसीजन तो 15/10 का है ना, CEO पिंडी ने उससे पहले ये अमाउंट वेरीफाई करा चुके हैं। आज 22 है। This should not be happening, sir. सर इसका अगर आप डिसीजन सर देखिए सर, SDAC का डिसीजन सर इसमें। सर SDAC ये ऑडिट कमेंट्स आप देख लेना, वेरिफिकेशन 15/10/2025, ये आपके कमेंट्स हैं, इस कॉलम को कोई और हाथ नहीं लगा सकता। सर इसमें सर थोड़ा सा सबमिशन करना चाहूँगा कि इसमें अब डिफरेंट डेट्स के ऊपर वेरिफिकेशन हो रही थी, तो अब SDAC से पहले भी वेरिफिकेशन हुई थी और बाद में भी टाइम दिया गया था। तो हमने क्योंकि कुछ पैराज थे जिनके अंदर लेफ्ट ओवर पैराज थे जिनके अंदर वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, तो हमने अपनी आसानी के लिए, आप इसके टॉप पे देखें, हमने एक ही डेट मुतय्यन कर दी थी कि ताकि वो आपकी सहूलत के लिए आसानी हो जाए कि जुलाई वाले डिसीजन नहीं, ये सीन एंड वेरीफाइड किसने लिखा है? जी सीन एंड वेरीफाइड किसके अल्फाज हैं? ऑडिट कमेंट्स। सर ये डेट इन्होंने अपनी आसानी के लिए वर्किंग पेपर जब बनाया है तो लिखी है, ये बाद में हुई है, SDAC की डेट के बाद हुई। ये कमेंट्स ऑडिट, ये कैसे आपका कॉलम है, ऑडिट का कॉलम है, इसमें कोई और कैसे लिख सकता है? दिस हैज टू बी, यहाँ पे तो इसमें तो सिर्फ आपके कमेंट्स आएंगे जो आपका ऑफिस है। Exactly, yeah. This is, I'm sorry to say, Masood Saab, this is very poor quality of work. This working paper or this brief actually has no value.
अभी टाइम क्या हुआ है जी? एक बार गो थ्रू कर लें इन पाँचों से। हाँ जी अटक वालों से पूछें जी। अटक वाले आप बताएं जी, आपकी रिकवरी क्यों नहीं हुई भी या हुई भी है? सीओ अटक आए नहीं। सीओ अटक किधर है जी? आए नहीं। जो पिंडी वाला सीओ है, सीओ अटक तो चेयरमैन साहब इन सीईओज को डायरेक्ट अदनान साहब आपने बुलाया या वैसे ही करते हैं? नहीं, देयर सपोज टू कम। सीईओ अटक को कि आप क्या क्या कोई आई है आपको इंटीमेशन? कहाँ है सीईओ अटक जी? सर उनको डायरेक्ट किया गया था, मेरे से परसों मुलाकात भी हुई है उनकी जी। परसों मेरी मुलाकात भी हुई है उनसे, उनको ही नोज इट और उनको डायरेक्शन यही थे कि आप पहुँचें। Did he does he have any, has he informed you, is he कल sick? उनकी कोई फौतगी थी, कोई फैमिली में फौतगी हो गई थी, तो ही हैड टू कम टू फैसलाबाद, तो उनको यही डायरेक्शन थी कि आप फैमिली में पहुँचें। मेरी उनसे खुद बात हुई थी सर। उनको कल आपका एजेंडा है, कल बुलाएं, ठीक है? डिस्प्लेजर का लेटर इशू करा दें डिपार्टमेंट की तरफ से। उनसे पूछें, आप लिख के पूछें कि क्यों अनअवेलेबल है, या हम सैलरी डिडक्ट करें उनकी आज की। सर कर लेते हैं जी सर ही इज़ ऑन द वे, अभी पता लग रहा है कि, लेकिन ये है कि उनको फौतगी हो गई थी, मेरे से डिस्कशन हुई थी, तो आई टोल्ड हिम कि जी आप पहुँचें। कल तो हमारा एजेंडा दूसरा था, तो इस वजह से उनको मैंने कहा था कि जी आपने पहुँचना है। चल एक तो ननकाना वाले की सैलरी डिडक्ट करें ना आज की जी, विदाउट इंटीमेशन, विदाउट वो। और अटक वाले का अगर उनकी बात हुई डिपार्टमेंट से तो ठीक है, नहीं हुई तो पहले उससे पूछ लें, नहीं तो उस पर डिसीजन। क्यों जी? सीएम साहिबा ने ननकाना जा रहे हैं, कहने जी ननकाना आ रहे हैं सीएम साहिबा। ये जी सीईओ ननकाना का भी चेक करें, क्या है कि ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे बहाने मार रहे हैं कि जी वहाँ सीएम ने आना है। सीएम हैज़ नो प्लान टू गो टू ननकाना। येस्टरडे ही मिस्ड द मीटिंग, टुडे ही मिस्ड द मीटिंग। Check into it, see into it. Why is he not attending the meeting? Write to the administrator. जी नारोवाल वाले बताएं जी, आपकी भी कोई रिकवरी नहीं है? सर अस्सलाम वालेकुम। सर हमने सर लेटर लिख दिया और रिकवरी के लिए जो सर STS हुई थी 15/10 को, सर मैंने लेटर लिख दिया और वैसे 2 रिकवरीज के लिए। सर उसमें सर एक था कि LPG मेडिसिन थी, इसमें सर लेटर लिखने से कुछ नहीं होता आपको। सर आई विल फॉलो इट टू सर 15 आई विल फॉलो नहीं होना चाहिए, इधर आके आप फॉलो अप करेंगे, जब आपसे पूछा गया फिर आप फॉलो अप करेंगे। आपको ये नज़र नहीं आ रहा था कि आपकी ज़ीरो रिकवरी है? SDSC की मीटिंग हुई है, उसमें भी आपकी ज़ीरो रिकवरी थी, उसके बाद आपने कोई फॉलो अप किया? सर जो 15 को जो मीटिंग हुई थी तो सर मुझे ये इन्फॉर्मेशन सारी मिली थी, तो मैं से गो थ्रू हुआ था, तो देना सर इस तरह नहीं हो सकता ना सीईओ साहब कि आपका काम हम करें, आपने RHCs आपको विज़िट करके हम बताएं कि यहाँ के हालात क्या हैं, फिर आप रात को नींद से उठ के जाके विज़िट करके आएँ, रिकवरी आपकी ज़ीरो हो, फिर हम आपको बताएं, फिर आप कहें जी आई विल फॉलो इट अप। मतलब ये बड़ी प्राइस पोस्ट होती है सीईओ की, ये कोई आम मामूली पोस्ट नहीं होती, इस पे बड़ी लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम आके सीईओ सर्व करें। यू आर एंजॉइंग अ प्रिविलेज एंड देन यू डोंट, if you don't perform then you should not stay on this position. आपके दूसरे पैरे में भी कोई रिकवरी नहीं है?
सर इसका सर मुझे पता चला था 15/10 को जो मीटिंग हुई थी हमारी सर लाहौर में। सर आप बारकुल्ला साहब, हम ये नारोवाल के CEO बोथ पैराज में ही इज फेल्ड, हिज ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इज आल्सो वेरी पुअर। द डिपार्टमेंट शुड टेक दिस मैटर सीरियसली. If there are alternatives available, if he does not improve his performance, then kindly, it is your prerogative. I can't interfere in it, but make your मतलब अपनी जजमेंट एक्सरसाइज करें इसमें। कि कोई पहले मीटिंग नहीं हुई, इन्होंने कोई आने से पहले कोई तैयारी नहीं की? वेरी डिसअपॉइंटिंग एटीट्यूड। सब ये नए हैं या पुराने हैं? कब से हैं वहाँ पे? सर 1 सितंबर सर में अपॉइंटमेंट रिसेंटली लगे। सर इससे फर्क नहीं पड़ता कब आए हैं। बंदा जब नई जो जॉब में नया आता है तो वैसे ज़्यादा एक्टिव होता है। आप शुरू में ये बहाना नहीं मार सकते जी कि मैं तो नया आया हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, अभी अपनी बाहर निकल के देखा नहीं है। यही तो वक्त होता है, आप निकल के देखते हैं, चार्ज लेते हैं चीज़ों का, देखते हैं क्या पेंडेंसी है, क्या चीज़ें काम करने वाले हैं। बट आई एम सॉरी, आफ्टर 2 months इफ़ यू कांट, आई विल डू इट। मैं आप तो फिर आई डोंट वांट टू ब्रिंग अदर थिंग्स इनटू दिस डिस्कशन, बट नहीं सर, ये बात तो तय हुई थी कि ये यहाँ आके ये जवाब हमें कोई ना दे कि हम इसे देख लेंगे जी, हम करते हैं जो कुछ यहाँ आने से पहले जो कुछ करना है वो करके तो आए ना जी। खान साहब, यू हैव फ्री हैंड इन दिस मैटर। अस्सलामुअलैकुम सर। सर रिकवरी हुई है, इसमें हम वेरिफिकेशन नहीं थे करवा सके क्योंकि रास्ते बंद थे सर, जो डेट आई थी उस पर। वो TLP की वजह से काफ़ी रिकवरी हुई है में और हमारी मीटिंग में भी मसाइल हुए थे। कितनी हुई है रिकवरी आपकी? सर 6,45,000 सर रिकवर हो चुका है मेरे पास, उसका रिकॉर्ड भी है और उसके अकाउंट ऑफिस से वेरिफिकेशन भी है सर। ये वेरीफाई करवाएं मीटिंग के बाद सर। Following are the paras in which SDAC submitted the para to PSC for consideration / settlement. Narowal 15.4.2.2.1 purchase of bulk medicines without demand of subordinate offices. जी बताइए, ये आप क्यों रेकमेंड कर रहे हैं सेटलमेंट के लिए? $147 मिलियन का। पेज 40। आप अपना होमवर्क करें। वी विल टेक अ टी ब्रेक फॉर 15 minutes. अच्छा खान साहब, ये हमने अभी चेक किया है चीफ मिनिस्टर ऑनलाइन। सर बात ये है कि देखें, बात ये है कि ये जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस का यहाँ पे बहाना थ्रो करना, वीव सीन ओवर ये पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर कहीं और होती हैं और मीटिंग्स उनका बहाना लगा के लोग इस मीटिंग से निकलने की कोशिश करते हैं। अभी आई हैव चेक्ड विद चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, कल इन्हें बताया गया था कि प्रॉब्ली प्लान होगा, बट इट वाज कैंसल्ड yesterday, right? It was not she's not there, it's not part of the schedule. Now all of Punjab is here, all chief executive officers are sitting here, and Nankana district, which is literally bordering Lahore district, the CEO is absent. And the other thing is that administrators have stopped attending the meetings. ये बड़ी clear instruction है कि administrator, वैसे तो देखें ना, जब आप administrator का चार्ज लेते हैं तो you are the chairman of the authority, एंड कल हमने देखा है फाइनेंशियल रूल्स में कि चेयरमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एडमिनिस्ट्रेटर की, उसमें फिस्कल डिसिप्लिन इंश्योर करना, उसमें फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर देयर इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। भले आप प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर नहीं हैं, बट यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
You are heading the procurement committee. तो हमें कंप्लेंट आई जी कि अगर डिप्टी कमिश्नर्स यहाँ आना शुरू हो गए तो फिर पीछे ज़िले खाली हो जाते हैं, पूरे डिविजन्स खाली हो जाते हैं. तो देन वी गेव देम दिस फैसिलिटी टू अवेल द Zoom के थ्रू, वीडियो लिंक के थ्रू they should be on call if we need them. तो if they are in their offices, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उनके नोटिस में लाना ज़रूरी है. अब जब एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ पे आते थे, हमने बहुत सारी चीज़ें उनसे स्ट्रीमलाइन करवाई हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हमने फिक्स करवाए हैं, और उनके यहाँ पे बैठने से, अटेंड करने से उन्हीं के ज़िलों में बेहतरी आती है. चीज़ें ऐसी चीज़ें उनके नॉलेज में आती हैं विच दे आर नॉट अवेयर ऑफ. So kindly ensure that, Adnan Sahab, you are supposed to ensure all of this. एक established practice है, वो क्यों अब एकदम आपने उसको abandon कर दिया? आप कुछ अर्ज फरमा रहे थे जी, खान साहब. सर सीओ और डीसी ननकाना साहब ऑनलाइन हैं सर. वो अब CEO's absence has been marked in this meeting. Right, sir. DC साहब आप लाइन पर हैं? CEO अटक का भी नहीं इसी तरह पता चल रहा कहाँ पे है वो. नहीं है, कोई भी लाइन पे नहीं है. जी ठीक है सर, उनकी एब्सेंट मार्क होगी. आई विल टेक केयर ऑफ इट. हाँ चलें जी, आगे चलें जी. हाँ जी, ये बताएं, नारोवाल का आपने पैरा सेटलमेंट के लिए रिकमेंड किया हुआ है. मैं सर जी प्लीज़. सर ये एक पैरा था जिसमें जब ऑडिटर वहाँ पे गया है तो उसने ऑब्जर्वेशन ये दी कि जो बल्क मेडिसिन खरीदी गई थी उसके लिए सर होता ये है कि नीचे वाली फॉर्मेशन. ये पीरियड कौन सा है जी? ये सर 20-21 ही है सर. 20-21 का ऑडिट ईयर है तो 19-20 होगा जी. जी सर. फाइनेंशियल ईयर. जी बताएं जी. अच्छा सर, इसमें ये होता है जो बल्क मेडिसिन के लिए टेंडर करते हैं तो सर उससे पहले नीचे वाली फॉर्मेशन जो हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर या उससे थोड़ा पहले वो अपनी अपनी डिमांड्स भेजती हैं कि ये मेडिसिन हमें चाहिए होती हैं. तो सर ये एक टेंडर हुआ था जो कि बिल्कुल बल्क का सही टेंडर था, लेकिन ऑडिटर जो था उसने उस वक्त ये कहा कि हमें रिकॉर्ड नहीं मिला कि नीचे वाली जो फॉर्मेशन जो हैं उन्होंने जो डिमांड भेजी थी वो कंसोलिडेटेडली वहाँ पे कंसोलिडेट भी हुई हैं और ऊपर भी भेजी गई हैं. तो सर ये जब वेरिफिकेशन हमने PSE के स्टार्ट होने के बाद जब इस रिपोर्ट को टेकअप किया तो जो पहली वेरिफिकेशन हुई उसमें डिपार्टमेंट ने दिखाया कि उनके पास कंसोलिडेटेड जो है वो डिमांड मौजूद थी और उन्होंने ला के वो रिकॉर्ड वेरीफाई करवाया. फिर भी सर ऑडिट जो है उसने कहा कि जो ऊपर आपने ये कंसोलिडेटेड डिमांड भेजी थी वो भी हमें दिखाएं ताकि हम क्रॉस चेक करें कि ऊपर भी उन्हीं डेट्स में गई है कि नहीं. तो वो सर दोबारा जब अभी वेरिफिकेशन हुई है तो उसमें उन्होंने जो ऊपर लेटर वगैरह भेजे हुए थे कंसोलिडेटेड के वो भी सर सारे अवेलेबल थे. तो इस बुनियाद पे सर चूँकि ये एक कंसोलिडेशन का लॉस इसमें था नहीं, सिर्फ यही था कि डिमांड कंसोलिडेट नहीं हुई. SDAC में सर हाँ सब के साथ हमने इसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया सर. तो ये एक समझ लें कि उस वक़्त रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था जो अब इन्होंने दिया है, उसकी बुनियाद पे सर हम ये पैरा सजेस्ट किया कि इसे सेटल कर दिया जाए. आप इसे कंसिडर कर लें सर जैसे आप कहते हैं. उस वक्त रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था जब पैरा प्रिंट हुआ है? सर उस टाइम तो ये चीज़ नहीं दिखाई गई. अभी इन्होंने सारा वेरिफिकेशन में रिकॉर्ड लेके आए हैं सर. बताएं जी. जी सर, रिकॉर्ड वेरीफाई करवा दिया है सर.
जेन्युइन है रिकॉर्ड? सर हमने उसको क्रॉस चेक किया है। मैंने सर यही कहा, जब पहली दफ़ा लेके आए तो हमने कहा कि इसके ऊपर जो उस वक्त आपने कंसोलिडेटेड जो रिपोर्ट भेजी उस पर जो नंबर लगे, जो डायरी लगी, जो बाकी सारी चीज़ें लगी वो भी ला के दिखाएँ। जी। तो मैंने सर अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो वेरिफिकेशन आई है उसमें ऑडिटर कह रहा है, वेरीफाइंग ऑडिटर के ये सारी चीज़ें उसने देख ली हैं। उसके बाद सर वी आर सेटिस्फाइड कि अगर ये सब चीज़ें देख ली हैं तो इट शुड बी सेटल्ड। मेरा डीजी साहब एक जनरल क्वेश्चन है कि इस तरह की पैराज हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। ये जो बल्क मेडिसिन वाला काम है ये किसी एक ज़िले में क्यों आ जाती है और बाकी ज़िलों में क्यों नहीं होती है, और अभी सेटलमेंट की तरफ भी जा रही है, ये रेस क्यों होती है? क्या ये प्रॉब्लम हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है? सर इस पे तो हम काफ़ी दफ़ा सर बता चुके हैं कि ये यूनिफॉर्मिटी जो है, ऑडिटर जहाँ पे गया उसे इसका वहाँ पे उस टाइम रिकॉर्ड नहीं मिला तो उसने ये ऑब्ज़र्व कर लिया। बाकी जगहों पे भी सर बल्क के पैरेज तो काफ़ी हैं लेकिन वो ज़रा डिफरेंट नोयत के होते हैं। तो ये सर अभी हमारे पास स्टेटस है। सर बल्क मेडिसिन परचेज कौन करता है? सर सीओ सर। सीओ करता है। ये सर नीचे से इसकी आप समझ लें कि डिमांड्स आती हैं फॉर्मेशन। ये मेडिसिन कौन सी थी? पैरा निकालें ज़रा, देखें क्या है। पेज 48। Department produced demand of bulk medicine of the subordinate offices after a lapse of 5 years. अगर डिमांड उनके पास डॉक्यूमेंटेड थी तो वो 2021 में भी दे सकते थे। ये 5 साल बाद रिटर्न चीज़ अचानक कहाँ से आ जाती है? वो क्या डॉक्यूमेंट होता है जो पहले नहीं था? सर बेशुमार जगहों पे हमने देखा है सर रिकॉर्ड जो पैरे थे जिसमें नॉन प्रोडक्शन ऑफ पैराज थे। मतलब ये तो बड़ा एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट होगा ना, जो एसडीएसी ने 15/10/2025 को बताया कि डिपार्टमेंट प्रोड्यूस डिमांड ऑफ बल्क मेडिसिन ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिसेज, हेंस एसडीएसी सबमिटेड द केस फॉर सेटलमेंट। ये तो बड़ा कोई सिंपल सा डॉक्यूमेंट होगा जो 5 साल कहाँ छुपा रहा और 15 अक्टूबर को अचानक पेश हो गया। अगर डिमांड क्रिएट हुई होगी तो 2021 में ही क्रिएट होगी, उसी टाइम लेटर इशू होना चाहिए था। वो इतना अरसा छुपा रहा, उसको आपने किस तरह वेट किया कि वो डॉक्यूमेंट उस टाइम का है या कोई नया क्रिएट किया गया है? सर इसमें मैंने पहले भी सर सबमिशन की है कि हमने उस वक़्त का जो इन्होंने लेटर लिखे थे उस पर डायरी नंबर्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं जो ऊपर लेटर जाते हैं हेड ऑफिस में। अगर इन्होंने कंसोलिडेटेड डिमांड में वो चीज़ें डाली हुई थी वो भी उन्होंने दिखाई हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी हैं सर हमने। इस लेटर का डायरी नंबर भी आपने देखा है? जी सर, एज़ पर माय ऑडिटर ऑफिसर जिसने ये वेरिफिकेशन की है वो बता रहा है कि हर चीज़ देखी है सर। मतलब 18/7/2025 को वो लेटर नहीं था और 3 महीने बाद वो लेटर अचानक डायरी नंबर समेत जनरेट हो गया। मतलब कम ऑन यार, कोई भी ये खाना पूरी करने के लिए क्यों आऊँ? या तो ये फिर आपके ऑडिटर ने एक कैजुअली पैरा बना दिया। अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता था ऐसे तो नहीं हो सकता कि 5 साल बाद रिकॉर्ड पैदा हो गया। 18 जुलाई 2000 It had to exist at the time when the para was printed. It had to exist at the time when audit team was sitting there and they knew ये para print हो रहा है, और फिर भी वो रिकॉर्ड नहीं प्रेजेंट कर सके। और वो बड़ा फ्रेश रिकॉर्ड था उस वक्त। मैटर ऑफ मंथ्स का गैप होगा बिटवीन
जब आपकी ऑडिट टीम वहाँ पर थी और जब ये डिमांड जनरेट होनी चाहिए, तब ये रिकॉर्ड नहीं प्रेजेंट हो सका। आज 5 साल बाद उस रिकॉर्ड की पैदाइश हो गई है, उसके डायरी नंबर भी हैं, सब कुछ है। तो या तो ये लैब से फिर बहुत बड़ा आपके ऑडिट ऑफिसर के पार्ट पे। सर इसमें पहले भी देखा है सर, बहुत सारी जगहों पे चूंकि पीएसी हो नहीं रही थी एक सर दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। PAC 18 जुलाई को आप 18 जुलाई का पढ़े, SDAC डायरेक्टेड टू गेट द रिकॉर्ड वेरीफाइड फ्रॉम ऑडिट विद इन 2 days। नो रिकॉर्ड वाज प्रोड्यूस्ड टिल फाइनलाइजेशन ऑफ द मिनट्स। मतलब 18 जुलाई 25 तक भी वो लेटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। 3 महीने में ऐसा क्या हुआ है कि वो लेटर एग्जिस्ट कर गया? और दूसरी बात है, ये नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड का पैरा है। जी सर, इन चीज़ों की उस टाइम सर ये चीज़ें नहीं दिखाई गई सर। आई डू एग्री विद यू सर। चेयरमैन साहब, मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि इस पर भी एक प्रोब होना चाहिए कि ये सब कुछ विद इन 2 वीक या 15 डेज ये कैसे अरेंज हुआ, कैसे डॉक्यूमेंट मिल सकता है? ये जो डिमांड ऑफ बल्क मेडिसिन का लेटर प्रोड्यूस किया गया है, जरा वो कॉपी जरा भेजिएगा। नहीं दिखाइए। जुलाई की आपके मिनट्स में क्या रीजंस दी गई थी? जुलाई की SDAC की जो मीटिंग हुई है 18 जुलाई को, उस टाइम कंसर्न CEO ने क्या जस्टिफिकेशन दी थी? नहीं, ये तो इसमें लिखा हुआ है ना कि आपने रिक्वायरमेंट मांगी है, बट पैरा ये कहता है कि रिक्वायरमेंट आई नहीं है और परचेज हो गई है। ये तो जर्नल लेटर है ना। मैं इसकी रिसीव जो डिपार्टमेंट ने जो ये 15 अक्टूबर को जो लेटर डायरी नंबर के साथ दरियाफ्त हो गया, वो लेटर है। चेयरमैन साहब, क्यों ना इसका फरांस करा दिया जाए कि ये डॉक्यूमेंट्स नए अरेंज हुए हैं या पुराने हैं। अदनान साहब, इसका अभी as soon as possible kindly ask the पूरी रिकॉर्ड इसके ट्रेन पर दिखाएं। इसकी वेरीफाइड है खान साहब, आपकी तसल्ली है इस पर? सर इसमें इशू यही है कि ये 28/12/2020 को इसकी जो DAC हुई थी 28/12/2020 को 28/12/2020 को सर इसकी DAC हुई थी। उसके बाद SDAC जो है 2025 में हुई है। में हुई है DAC जी सर, SDAC पहले जुलाई में हुई है। उस टाइम भी लेटर नहीं था सर। उसमें उन्होंने ये बताया यही है कि हमारे पास मौजूद है, वेरीफाई नहीं करवाया उन्होंने। हाँ साहब, ये देखें ना, DAC जो आप कह रहे हैं 2020 में हुई है 28/12/2020 को, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है द मैटर वाज डिस्कस्ड इन DAC मीटिंग हेल्ड ऑन 28 December 2020. Department replied that demand was taken from DHQ and THQ hospitals, but no documentary evidence was provided. यानी जब ऑडिट ऑब्जर्वेशन लगी तब भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं था, जब DAC हुई तब भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं था। इसको मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब, विद योर परमिशन, ये ऑडिट के लिए टेस्ट केस बनाते हैं। और ऑडिट आप हमें इसकी, आपने जिस बेस पे ये वेट किया है, हमें अपनी नेक्स्ट मीटिंग में या कल इसकी प्रेजेंटेशन दें। वो कौन सा लेटर है, पहले तो हम उसको खुद स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अगर हम सेटिस्फाइड हो गए तो ठीक है, अदरवाइज चेयरमैन साहब की इजाज़त के बगैर वी विल गो फॉर फॉरेंसिक। आप सारा रिकॉर्ड मंगवाएं जो आपने डायरी नंबर्स और रजिस्टर में एंट्रीज होती हैं, एवरीथिंग। कल इन द स्टार्ट इन द फर्स्ट 10 मिनट्स आप इसको जस्टिफाई करें ऑडिट कि आपने किस बेस पे, किस तरीके से, किन डॉक्यूमेंट्स के तहत आपने इसको वेट किया है। जी सर, ज़रूर सर। जी ठीक है। और उसकी सॉफ्ट कॉपीज लाइएगा उन सारे की मेंबर्स के लिए।
इरेगुलर परचेज ऑफ मियाँ वाली वाले पे आ जाएंगे। Irregular purchase of what? डीजी साहब, ये इरेगुलर परचेज ऑफ के बाद कोई चीज़ नहीं लिखी। इरेगुलर परचेज ऑफ विदाउट डिलीवरी रिकॉर्ड, इसका क्या मतलब है? जी प्लीज़। सर, इसमें जो ऑडिट की ऑब्जर्वेशन थी सर 4.306 मिलियन की थी सर। इसमें सर पैरे में ये ऑब्जर्वेशन थी कि जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसके डिलीवरी चालान्स जो हैं दे वर नॉट फाउंड इन रिकॉर्ड। परचेज ऑफ के बाद कुछ चीज़ लिखी, पैरा है किस? मेडिसिन है सर। मेडिसिन एंड जनरल स्टोर सर। लैब आइटम्स भी हैं सर इसमें। क्या? नहीं, वो उसके ब्रीफ में ऑफ के बाद आगे कौन सा पेज है? ये सर 88 है सर। Irregular purchase without delivery record. मैं सर जी जी सर, इसमें ऑडिट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये जो चीज़ें ख़रीदी गई हैं इनके डिलीवरी चालान्स जो हैं वो नहीं थे और उनकी उस पर डेट्स नहीं थी। सर, ये जब इस तरह कोई हम सप्लाई ऑर्डर आता है और उसके बाद चीज़ें सप्लाई होती हैं तो उसके 2-3 सर उसके एंट्रीज होती हैं, जिसमें सर एक जो है वो स्टॉक एंट्री डेट भी होती है। वो स्टॉक रजिस्टर होता है, उसमें भी हम देखते हैं कि वो चीज़ें आई नहीं आई। फिर सर उसके साथ इनवाइसेस लगी होती हैं, उसके ऊपर भी डेट्स होती हैं कि वो इनवाइसेस किस डेट्स की हैं। तो ये सर डिलीवरी जो है चालान्स उसके ऊपर पैरा था, लेकिन इस दफ़ा वेरिफिकेशन के अंदर हमने इसकी जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है या जो सेकंड इसके वाउचर से उन सारी चीज़ों को चेक किया कि क्या वो भी उसी वक्त के थे कि नहीं। अगर एक डिलीवरी चालान्स उस टाइम नहीं थे तो बाकी चीज़ें उस टाइम की थी। तो ये सर वो हमने सेकंड जाके एक टीयर के ऊपर सारी वेरिफिकेशन की है, उसमें सर हमें पता चला है कि ये सारी चीज़ों में डेट सेम थी और मौजूद थी और डिलीवरी जो है वहाँ पे आई हुई थी। तो इस वजह से सर हम लोगों ने इसको सेटलमेंट की तरफ लेके गए हैं सर, कंसिडर किया है। सर वैसे भी जो इन चीज़ों की पेमेंट का बिल बनता है उस पर स्टॉक एंट्री की एक प्रोविजन होती है, और अगर स्टॉक एंट्री ना हो तो बिल ही नहीं पास होता। तो ये मेरे ख्याल में मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि स्टॉक एंट्री के बगैर ही बिल पास हुआ हो। तो ये मेरा ख्याल है सेटलमेंट इसकी बनती। मैं सर ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जब भी इस तरह की कोई भी परचेज़ होती है उसका बिल बनता है सर, तो जो बिल बनता है उस बिल के ऊपर स्टॉक रजिस्टर के पेज नंबर की जहाँ एंट्री मौजूद होती है वो की जाती है तो बिल पास होता है। तो आपका क्या ख्याल है, सेटलमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सर इसके बगैर बिल पास ही नहीं होता। इसका नहीं हुआ सर, एंट्री होगी सर। ये कतन ये एंट्री के बगैर तो सर बिल ही नहीं पास होता। एंट्री के बगैर बिल बनता ही नहीं है।
और जो कंट्रैक्टर की तरफ से या सप्लायर की तरफ से बिल आता है, वो बिल के साथ लगता है, डीडीओ के बिल के साथ अब पेमेंट होती है। यानी कंट्रैक्टर की तरफ से बिल का आना, उसका पास फॉर पेमेंट डीडीओ की तरफ से होना और उसकी स्टॉक एंट्री, दीज आर द प्री कंडीशंस फॉर ऑथराइजेशन ऑफ पेमेंट ऑन ए बिल। तो चूंकि ये सारी चीज़ें हुई हैं और इन चीज़ों पे एतराज़ भी ऑडिटर ने रेज नहीं किया। कंट्रैक्टर बिल रेज करता है जी सर, तो कंसर्न डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करता होगा जी सर, उस पर बकायदा डीडीओ और वेरीफाई किए बगैर तो वो कंसिडर ही नहीं हो सकता। जी सर, उस पर मोहर लगती है। साहब आपकी रिकमेंडेशन क्या है, आप अग्री करते हैं जी सर, इस पैर को सेटल करने से? ये कि वैसे अब 15 जुलाई 2025 की ऑडिट कमेंट्स पढ़ें और 15/10/2025 को, ये 3 महीने को बड़े बस वो उस वक्त के ऑडिट वाले की मुराद नहीं पूरी तो The department's reply remained unsubstantiated as no valid delivery challans, dated inspection reports or documentary evidence were provided to confirm the timely receipt of goods. Mere signature or stamps on invoices did not fulfill the requirement for verifiable delivery records, particularly when discrepancies such as undated purchase order and post-dated invoices were observed. In the absence of proper documentation, the risk of delayed deliveries and non-imposition of penalties could not be ruled out. Therefore, the audit maintained its stance and recommended for previous SDA decision to produce the complete stock and consumption record. और 15 जुलाई को हर चीज़ सर ऐसा हो रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ सर, होता ये है कि अभी जब फर्स्ट टाइम आते हैं हमारे पास 5 साल के बाद, तो पहले कुछ ऐसी चीज़ें लेके आते हैं, फिर हम उन्हें बताते हैं कि ये चीज़ें हमें चाहिए, तो वो दूसरी बारी वेरिफिकेशन में ले आए हैं सर, ये हुआ है। अच्छा जी, 15 जुलाई को आपका आ गया ऊपर, आपका इतना सख्त स्टैंड, स्टॉक एंट्री एंड कंजम्पशन रिकॉर्ड वाज शोन, जो पहले नहीं शो की गई, दैट रिवील्ड दैट आइटम्स वर रिसीव्ड विद इन ड्यू टाइम ऑफ 15 days. However, date on an invoice of Ukbal Trader of rupees 185,600 was overwritten. As per visible date of invoice, penalty is required for rupees 2738. The para is submitted to PAC for consideration settlement subject to provision verified challan of recovery of rupees 2,738. जी सर, ये उन्होंने चलान मतलब पूरा 43 लाख और 2,738 थे, गल मुक गई सर। ये जो लास्ट सर ऐसा है, जो ये डिले चार्जेस थे सर, उसके ऊपर जो डले थे, उन्होंने जो डिले हुई थी एक आइटम के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने पेनल्टी चार्जेस लगा के हमें चलान दिए। अभी आपकी मेहरबानी है कि आपने हमें ये डिटेल दे दी है कि जी एक इनवॉइस जो है उस पर ओवर राइटिंग हुई हुई थी। क्या ये आपने इसलिए लिखा था कि इस पे हम सवाल पूछें, या ये सर हमारी कोशिश रही है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सर 77 पैराज में से हमने कितनों पे इंक्वायरीज़ की हैं, और ये भी हम अपने पूरे ट्रस्ट के साथ सर यहाँ पे लेके आए हैं कि ये चीज़ सेटल होनी चाहिए। अगर आप वेरिफिकेशन कहेंगे या इस पे प्रोब कहेंगे तो हम हाजिर हैं सर। सर अगर किसी एंट्री को डीडीओ करेक्ट साहब आपने ये चीज़ें देखी हैं डिटेल में, आप या किसी आपके बंदे ने देखी हैं डिपार्टमेंटल लेवल पे, आपके एडिशनल सेक्रेटरी जो बैठे हैं साथ? सर ये जो कंसर्न जो ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट जो डिस्ट्रिक्ट है, उसने वहाँ पे सर अपनी करवाई है वेरिफिकेशन से। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में तो वेरिफिकेशन बड़ी आसान होती है। रीजनल डायरेक्टर के पास सर उन्होंने करवाई। मियाँ वाली वाले बैठे हुए? जी सर। जी बताएं जी। सर ये टोटल 8 बिल थे, तो उस टाइम पहले जब चेक करवाया गया तो ये रिकॉर्ड नहीं था, बाद में जब बताया गया तो तमाम रिकॉर्ड सर प्रोड्यूस कर दिया गया, और अभी भी व्हाट्सएप पे मेरे पास मौजूद है सर। और एक चालान डिले था, उसमें 2,738 रुपये का चालान बनता था सर, वो भी जमा करवा दिया गया, उसकी कापी भी हमने डिपार्टमेंट को जमा करवा दिया सर।
सर हमारा सिर्फ सवाल ये है कि वो रिकॉर्ड जो 5 साल से पेंड चला था, नहीं प्रोड्यूस हो रहा था, वो अचानक कैसे प्रोड्यूस हो जाता है? PDP 101 SDAC का डिसीजन देखें, नो रिकॉर्ड वाज प्रोवाइडेड। 15 जुलाई 2025 नो रिकॉर्ड वाज प्रोवाइडेड। 15 अक्टूबर 2025 रिकॉर्ड वाज प्रोवाइडेड। सर वो जिस तरह डीजी साहब ने पहले भी एक्सप्लेन किया कि 15/7 को जब मीटिंग हुई, चेयरमैन साहब ने मेरे ख्याल में कोई डिसीजन दिया भी हुआ है, इस नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड की कोई आप लिमिट सेट करें कि इतने पीरियड के बाद कोई रिकॉर्ड एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो रिकॉर्ड जो 5 साल पहले नहीं मिल रहा होता वो अचानक अक्टूबर में आके मिल जाता है। दिस इज नॉट वे। एक दो दफ़ा ऐसे भी हुआ है कमेटी में, उन्होंने कहा जी हमें टाइम दें, हम रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर देते हैं। सर इसमें यह है कि पहले जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ हमारी थी, इनके तमाम के ऑडिट्स जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही उसी लेवल पे हो रहे थे सर। फिर अब लास्ट टाइम आपने डायरेक्शन दी थी कि इनकी जो चेयर है वो डिस्ट्रिक्ट की बजाय डिपार्टमेंट खुद चेयर करेगा सर। सो फ्राम द लास्ट ईयर सर हम इसको खुद चेयर कर रहे हैं। SDAC मतलब DAC प्रैक्टिकली ख़त्म हो गई हुई है और SDAC ये डायरेक्टली होती है और उसको डिपार्टमेंट चेयर करता है डिस्ट्रिक्ट डायरेक्शन, क्योंकि अब तो चीज़ों को पैरामीटर विदिन पैरामीटर आना चाहिए। अभी DACs होती हैं जी। सर अब DAC ख़त्म कर दी सर आपकी डायरेक्शन के बाद हमने। अब SDAC डायरेक्ट जिसमें डिपार्टमेंट हेड करता है उसको। पहले डिस्ट्रिक्ट खुद ही करवाता था और CO साहब खुद चेयर करते थे इसको। आई थिंक दिस इज़ फेयर कि एक ऑडिट आपके पास आता है एंड यू आर अनएबल टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ रिकॉर्ड। आई थिंक दैट शुड बी द एंड ऑफ इट। अगर उस वक्त ऑडिट के वक्त आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता एंड दैट इज़ प्रिंटेड इन द ऑडिट बुक दैट इज़ laid in the assemblies, then you have lost that opportunity to produce that record. It is only fair कि आप during audit year जब आपका record fresh होता है आप उस वक्त present करें। ये कैसे तो मज़ीद डाउटफुल करने वाली बात है कि 5 साल बाद 5.5 साल बाद आपके पास आ रहे हैं, फिर आप उन्हें बता रहे हैं कौन सा रिकॉर्ड लेके आना है। पहली दफ़ा में वो रिकॉर्ड भी नहीं है उनके पास, फिर वो लेके आ रहे हैं। इसमें तो मतलब अगर हम सेटल कर भी देते हैं, वी विल सेटल दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज इतने 5 सालों में क्या हुआ है नोबडी नोज। DAC में रिकॉर्ड कहाँ था? नहीं था सर। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा जनाब। सर ये है कि अभी क्योंकि ऑलरेडी जो है सिस्टम चल रहा है उसके मुताबिक जो पैरा प्रिंट हो जाता है उसके ऊपर कोई हम कंप्लाइंस नहीं कर सकते और फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म भी नहीं है जो प्रिंटेड पैराज हो चुके हैं उसके ऊपर डिपार्टमेंट अपने तौर पर कोई कंप्लायंस का कोई इनिशिएटिव ले सके। आप कोई ऐसी डायरेक्शन जारी कर दें कि क्योंकि 5 साल इन पैराज को देखा ही नहीं गया है, तो इसलिए ये सादा गुजारिश ये है कि ऑडिट पैरा हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो उस पे जो ड्यू प्रोसीजर अडॉप्ट करना है या डिपार्टमेंट ने या किसी भी अथॉरिटी ने कोई लॉफुल एक्शन लेना है उसकी कतन कोई ममानत नहीं है। ये किसी रूल में, कानून में, इंस्ट्रक्शंस में नहीं लिखा हुआ कि जब कोई ऑडिट पैरा DAC में, SDAC में, PAC में जाएगा तो जितनी कंसर्न्ड एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं वो उस पर एक्शन नहीं लेंगी। किसी भी मरहले पे कोई भी एग्जेक्टिव आपने लिख के दे दिया उन्हें इसके कॉन्ट्ररी जी। आपने ये आप 29 जुलाई नहीं अब डिस्प्ले करा दो, डिस्प्ले करा दो। 8 जुलाई 2025 को कुछ और लिख के दे दिया है डिपार्टमेंट को, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को। यही सर इसमें अब इसमें सर यही बात है जिस तरह से अभी डिपार्टमेंट की तरफ से चलें जी, इस बहस को छोड़ें, ये हम किसी और तरफ निकल गए हैं। आई थिंक सर मेरा तो ख्याल है कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सर बहुत अच्छी बात है और ये डिपार्टमेंट को उसको टेकअप करना चाहिए और ताकि वो वेरीफाई करे कि हमारे ज़िले में क्या हो रहा है।
और उसके बाद ऑडिट वाले भी साथ साथ होते हैं। मतलब साल के बाद पीएसी वाले बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन जो उनको अमाउंट मिली है सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से तो उसका चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए। ये तो नहीं है कि कागज़ अब नए बढ़ने शुरू हो जाए और पहले डॉक्यूमेंट्स मिलते नहीं हैं और फौरी तौर पर फिर वो हम प्रोड्यूस भी कर देते हैं। अच्छा, इस पे अदनान साहब आप ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को लिखें कि जी रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग ऑडिट पैराज ऑन नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड और ऑडिट पैरा और मतलब और भी पैराज की हेडिंग्स डिफरेंट होती हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या प्रूफ नहीं दिया गया होता। आप उसमें ये लिखें कि हमारे पास ऐसे ऑडिट पैराज आ रहे हैं जहाँ पे आफ्टर कंसिडरेबल लैप्स ऑफ टाइम, इन दिस केस 5 साल, और भी बहुत सारे केसेस गुजर गए पीछे, जैसे वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का रिकॉर्ड था, उसको प्रोड्यूस करने में इतने साल लग गए, 6-7 साल लग गए। सो आप ये कहें जी कि अपनी ऑडिट ऑफिसर्स को ये तंबीह करें कि वो जिस इदारे का या महकमे का ऑडिट कर रहे हैं उन्हें साथ साथ ये भी बताएं कि अगर आपके पास यही आखिरी मौका है रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने का। इज़ दैट फेयर? सर, देखने में ये भी आया कि बाज़ औक़ात ऑडिट वालों ने कोई रिकॉर्ड मांगा, डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस किया तो उन्होंने बजाय रिकॉर्ड देखने के नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड का पैरा बना दिया जी, नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड का डिस्पाइट प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड पैरा बना दिया। ठीक है ना, तो ये दोनों इट गोज बोथ वेज। इस तरह के कई मामला मैं ज़ाती तौर पे भी सर फेस कर चुका हूँ। इट गोज बोथ वेज। सर मैं इसमें ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ सर, 2 साल हो गए हैं एजीपी साहब ने जो नॉन प्रोडक्शन के पैरास हैं उसका पूरा प्रोसेस बना दिया है। जब तक डिप्टी ऑडिटर जनरल वेट नहीं करते और उसको हम एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पे लेके जाते हैं, उसके बाकायदा एक SOPs आ चुके हैं। ये कब बने हैं आपके SOPs? 2 साल हो गए सर। अब कोई भी आप देखेंगे जो आगे वाली रिपोर्ट्स हैं उसमें नॉन प्रोडक्शन का कोई पैरा नहीं है। ये पहले ये फिर ऑलरेडी वो आपके तो जो प्रॉब्लम हम अभी देख रहे हैं ये आप लोग फेस कर चुके हैं। जी सर, इसके ऊपर बाकायदा सर लेटर्स आ आपके चुके अपना इंटरनल इशू भी है ये जी ऑडिट ऑफिसर्स का। जी सर, इस पे सर ऑलरेडी डायरेक्शंस आ चुकी हैं जो आप लिखना चाह रहे हैं, तो वो सर अगर आप कहेंगे तो हम शेयर कर देते हैं। क्या डायरेक्शन है? सर उसमें ये है कि अगर कोई ऑडिट पैरा जो है या किसी जगह पे हमारे लोग गए हैं तो अगर रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो वो फ़ौरन जो है उसके ऊपर इंटीमेशन देंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को, फिर उसके 2-3 रिमाइंडर्स हैं, फ़ौरन वो हर रोज़ लेटर लिखेंगे। फिर भी अगर वो नहीं दे रहे तो वो DG को उसके ऊपर डायरेक्टर को बताएंगे, डायरेक्टर DG को बताएगा कि जी ये रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। हम सर उसके बाद अपने डिप्टी ऑडिटर सेक्रेटरी को लेटर लिखते हैं कि जी ये हमें रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, और उसके बाद डिप्टी ऑडिटर जनरल के लेवल पे ये चीज़ रेस होती है। और अगर ये इस्टेब्लिश हो जाए कि इतना कुछ करने के बाद भी रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ तो फिर सर हम नॉन प्रोडक्शन का पैरा बनाते हैं, वैसे नहीं बनाते अब। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरह कन्फाइन कर दें कि उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर 1 जुलाई से 30 जून का टाइम पीरियड है, उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर रिकॉर्ड नहीं प्रोड्यूस होगा तो देन इट्स गॉन। ये जो लेटर लिखते रहेंगे उसका तो फिर कोई एंड नहीं है ना, कोई टाइम की भी सीलिंग होनी चाहिए। वी शुड क्लोज विद इन दैट फाइनेंशियल ईयर। मैं चेयरमैन साहब को ये सजेस्ट करूंगा जी सर कि ये रूलिंग दे दें कि उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आना चाहिए एविडेंस। अगर उसके बाहर चला गया तो देन इट इज़ लायबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ दैट PAO। जी बिल्कुल ठीक है सर, वी स्टैंड विद द फॉरम। मेरा ख्याल चेयरमैन साहब कि जब फिनंशियल ईयर कैंड होता है तो चीज़ें स्कीमें चल रही होती हैं, 1-2 महीना में दे कर उसको बिल्कुल फिर क्लोज करना चाहिए, फिर उसको लंबा टाइम नहीं देना चाहिए। बात नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड की बात हो रही है कि उसी फाइनेंशियल ईयर में प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड मस्ट, फाइनेंशियल ईयर में देना चाहिए, रिकॉर्ड मस्ट है। वो तो आप जब कोई पेमेंट करते हैं सरकार की, आप उसी टाइम हर चीज़ रिटर्न होनी चाहिए ना, और डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पे होने चाहिए।
सर अगर मैं सबमिशन ये करना चाह रहा हूँ, आप सर ये रूलिंग दे दें कि ये रिपोर्ट जब छप रही होती है उससे पहले तक जो टाइम होता है सब जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उस पर भी हम SDACs करते हैं और उसके बाद जाके रिपोर्ट छपती है। तो रिपोर्ट छपने से पहले पहले वो हर सूरत में जो SDACs हैं वहाँ तक अपना रिकॉर्ड जो है वो लाजमी करवाएं, उसके बाद अगर लेके आते हैं। यही लोड डाल रहा हूँ ना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। सजेशन है कि जो रिकॉर्ड नहीं प्रोड्यूस कर सका विद इन दैट फाइनेंशियल ईयर, वो पैरा रेज हो गया, वो उसकी लाइबिलिटी है, वो अपनी जेब से भरेगा। फिर ये 5 साल के बाद रसीदें नहीं आएंगी। जो गलत सही या गलत रसीद पेश करनी है वो उसी साल में पेश करें। जी सही है, उस प्रोसेस में। अब ये 5 साल के बाद जो आपने वेट किया है ये सारी रॉन्ग रसीद हैं, ये सारी फैब्रिकेटेड है, ये ओरिजिनल नहीं हो सकती और लॉजिक में नहीं बनता। हाँ, कागजों का पेट भरना है तो वो हम भरते रहें। ये मेरा ख्याल ठीक है जो सिटी साहब ने कहा है। लॉग बुक्स भी बन जाती हैं, फिर बाद में एंट्री होती है, एंट्रियाँ भी हो जाती हैं, रिकॉर्ड मौजूद होता है तो फिर वो प्रोवाइड भी करना चाहिए। एक्सेस पर जी आपने अख्तर साहब क्या रेकमेंड किया था इसका मियाँ वाली वाला? ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन पे सेटल कर रहे हैं। भक्कर, एक्सेस परचेज ऑफ मैनुअल सिरिंजेस। इसमें भी नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड थी? नहीं सर, ऐसा नहीं था। चलें अब वो सर इसमें ऑर्डर ने ऑब्जेक्ट किया था कि ये कुछ चीज़ें थी जो कि उस पर बैन लग चुका था, तो उन्होंने कहा जी ये मेडिसिन आप कैसे जो है आपने ख़रीदी है, तो उन्होंने अभी वेरीफाई करा दिया कि वो पहले की डेट्स में ख़रीदी हुई थी जो कि बैन लग गया था जी। ये सर सिरिंजेस थी सर, मैनुअल सिरिंजेस थी सर ये। तो चूँकि वो उन्होंने वेरीफाई करा दिया कि वो उनसे पहले की ख़रीदी हुई थी तो उन्होंने यूटिलाइज़ कर रहे थे, तो इस वजह से सर हम इसे सेटलमेंट के लिए कंसिडर करें। अब असल में जो देखने वाली चीज़ है ना, असल में जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि क्या भक्कर में क्या उन्होंने ये मैनुअल सिरिंजेस हुकूमत की डायरेक्शन के बाद वेस्ट कर दी थी या इस्तेमाल करते रहे थे। अगर इस्तेमाल करते रहे थे तो ये भी देखना चाहिए कि किसी को देखना चाहिए कि भक्कर में जहाँ पे ये सिरिंजेस यूज़ हो रही थी वहाँ पे क्या कोई अनयूजुअल केसेस थे ऑफ हेपेटाइटिस या एनी अदर वायरसेस या डिजीज़ेस जो रीयूज़ ऑफ सिरिंज से फैलती हैं। सर इस मामले में मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि जिस डेट से गवर्नमेंट ने बैन किए हैं उस डेट से पहले जो परचेजेस हो चुकी हैं, अगर तो उसकी डिस्ट्रक्शन के हवाले से गवर्नमेंट ने कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जो प्रीवियसली मटेरियल ये ख़रीदा गया था उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, तो तब वो बात आपकी बिल्कुल 100% ठीक है आपके लेकिन अगर इस तरह की कोई डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है तो प्रीवियसली परचेज रिकॉर्ड होगा कोई आपके पास? क्या इंस्ट्रक्शंस थी गवर्नमेंट की, बताएं जी। क्योंकि एक हमारे पास आए थे पहले इस तरह के पैरास के जी गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप यूज़ सर इस पे जो कंसर्न सीओ हैं वो ज़रा सर बता दें। भक्कर सर ये लिथियम ने कोरोना के दौर में सर जी कोरोना चल रहा था सर 2019-20 में सर, और कैंप सर हमने लगाए थे। तो सर कोरोना से क्या होता है? ये तो इंस्ट्रक्शंस पहले की आई हुई हैं डिस्पोजेबल सिरिंजेस वाली, कोरोना आने से पहले की। ऐसे नहीं है, उसको जस्टिफाई करें ना आप। मैनुअल सिरिंजेस पे पाबंदी कब लगाई थी हुकूमत पंजाब ने? कोई इस हाउस को बता सकता है? बहुत सारे सीईओज बैठे हैं। 31/3/21 को जी 31/3/21 को सब 31/3/2021 जी सर। आर यू श्योर?
सर ये जो वेरिफिकेशन है इसमें सर ये भी लिखा हुआ है अगर आप एक सेकंड, ये बात ठीक है जी कि 2021 में बैन लगा था मैनुअल सिरिंजेस पे, कोई बता सकता है इधर कोई और कंफर्म कर सकता है? ऐसे सीईओज और भी बैठे हुए हैं। क्यों जी, किसी को पता है कि कब लगा था बैन मैनुअल सिरिंजेस पे? मैं सीईओ से एड्रेस कर रहा हूँ जो ऑनरेबल सीईओज बैठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट्स के। किसी को है इस चीज़ की रिकलेक्शन है कि हुकूमत ने, देखें आपके सीईओज को यही नहीं पता कि हुकूमत ने पाबंदी कब लगाई है मैनुअल सिरिंजेस पे। ये तो हालात हैं। कोई एक भी इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर रहा कि जी 31/3/2021 को। नार साहब आप कंफर्म करते हैं उनको? तो नहीं सर, वो तो डिपार्टमेंट ही बता दे कब लगाई थी आपने पाबंदी। सर जो हमारे पास ऑडिट कमेंट्स हैं इसमें तो यही नहीं, ऑडिट कमेंट्स को छोड़े, ऐसे नहीं सर, हमें कब इसका यूज़ छोड़ा था मैनुअल सिरिंजेस का? उसको बता सकता हूँ ऐसे, सॉरी। इसका मतलब सर ये क्यों जी? सीईओ गुजरात आप बताएं। 31 मार्च 2021 से ये सीईओ गुजरात आपको याद है कि नहीं? सर ये इनिशिएशन ऑफ हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम हुआ था 2021 में, एंड उनकी ही रिकमेंडेशंस पे ये जो मैनुअल सिरिंजेस की ये बैन हो गई थी ताकि रीयूज ना हो सके। नहीं, उस तब तक यूज हो रही थी मैनुअल सिरिंजेस? सर उससे पहले सर ये हो रही थी सर। गवर्नमेंट की कोई इंस्ट्रक्शन आई थी इसको तर्क करने पे या अबैंडन करने पे? सर एज पर माई नॉलेज सर अब जो उस तरह की कोई ये नहीं थी कि जो आप ऑलरेडी मौजूद हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दें, ऐसी कोई डायरेक्शन सर एज पर माई नॉलेज नहीं थी सर। सर ये न्यूज़ आर्टिकल में सर ये न्यूज़ आइटम एक है, अगर खान साहब आप ये प्लीज़ चेक करें कि गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्टेजेस पे क्या इंस्ट्रक्शंस थी रिगार्डिंग यूज़ ऑफ सिरिंजेस। ऑब्वियसली ये ऑनरेबल मेंबर्स जो हैं, बहुत सारे मेंबर्स बड़े अरसे से इस हाउस के मेंबर हैं, एंड आई थिंक देयर वर इंस्ट्रक्शंस बाय प्रायर गवर्नमेंट्स टू रिगार्डिंग यूज़ ऑफ सिरिंजेस। सो वो उस टाइमलाइन को देख के फिर आप इसकी सेटलमेंट की तरफ जाएंगे क्या ये जस्टिफाइड है कि नहीं है। अब ये रिमेनिंग पैराज जी 28 रिमेनिंग पैराज हैं, ये इज दिस द ओनली बिजनेस लेफ्ट फॉर दिस वीक? हाँ जी सर ये सिर्फ 20-21 की रिपोर्ट है सर, इसके अलावा भी 2 रिपोर्ट्स हैं सर, 21-22 और 22-23 की सर, उनके भी पैरास हैं सर। तो हम कल कवर कर सकेंगे सारा कुछ? सर मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है। और परसों असेंबली का सेशन आ रहा है, और राना साहब कब तक चलेगा सेशन? अगला पूरा हफ्ता चलेगा तो हमारा एजुकेशन का रह जाएगा। PSC 1 का सेशन तो नहीं है। चलें कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी ये कि कल अगर मसूद साहब आप ये अब 28 पैराज रह गए हैं जी सर, अगर आपकी टीम में या आप में से कोई इन 28 पैराज को दोबारा देखकर सॉर्ट करें इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस के कौन से पैराज ज़्यादा, इन 28 को एक दफ़ा देख लें, इन पे तैयारी कर लें, डबल चेक कर लें और मटीरियलिटी के हिसाब से इसको ज़रा सॉर्ट करके ले आएँ ताकि हम फिर एक सीक्वेंस में चलेंगे। जी ज़रूर सर। थैंक यू वेरी मच।